सारी बातें चल रही थीं। मुख्य विषय यही था कि इस बार की परीक्षाओं में सबसे अच्छा परफॉर्म कौन सा स्टूडेंट करेगा। तभी मयंक के कानों में किसी की आवाज पड़ी। एक लड़की कह रही थी कि नालंदा यूनिवर्सिटी की सबसे बढ़िया स्टूडेंट शाश्वती ने पिछले 3 साल में हर लिखित परीक्षा में अव्वल दर्जे से सफलता हासिल की है। मुझे यकीन है कि इस बार भी वो कमाल करेगी। तभी उसके साथ खड़ा लड़का बोला, समीर भी कुछ कम नहीं है। पिछले 3 सालों से वो सिर्फ कुछ ही नंबरों से शाश्वती से पीछे रहा है। हो सकता है इस बार वो कमाल कर दे और तुम्हारे गर्ल पावर के गुब्बारे की हवा निकाल दे। तभी एक सीनियर स्टूडेंट बोला, शायद तुम लोगों को नंदा परिवार के बेटे आकाश के बारे में पता नहीं है। वो एक जाने माने योद्धा परिवार से है और पहले से ही छठे चक्र को जागृत करने की अवस्था में है। वो एक आधिकारिक योद्धा छात्र बनने के योग्य हो चुका है, लेकिन सुनने में आया है कि वो क्वार्टरली परीक्षा इसलिए देना चाहता था ताकि परीक्षा में नंबर 1 आने के बाद ही वो आधिकारिक तौर पर योद्धा क्लब में एंटर करे, ताकि कोई भी कभी भी उसकी काबिलियत पर उंगली ना उठा सके। ये उसकी आखिरी कोशिश हो सकती है। तभी एक और सीनियर स्टूडेंट बोला, तुम सब देशमुख खानदान के कौस्तुभ को कैसे भूल सकते हो। पिछली बार की प्रतिस्पर्धा और परीक्षा में उसका प्रदर्शन इतना बढ़िया और शानदार था कि वो निश्चित रूप से आधिकारिक छात्र चुन लिया जाता अगर वो कमबख्त मयंक उसके साथ नहीं होता, जो हमेशा कौस्तुभ को उसके लक्ष्य से भटकाता रहता है। याद रखना, कौस्तुभ अभी केवल 16 साल का है और वो तुरप का इक्का है। ये सारे लोग इस तरह से बात कर रहे थे जैसे परीक्षा के बारे में और उसके रिजल्ट के बारे में सब कुछ यही लोग जानते हों। लेकिन उनकी बातों से ये साफ था कि ये परीक्षा कितनी महत्वपूर्ण थी और लोगों में इसकी कितनी चर्चा थी। मयंक फौरन भागता हुआ हॉस्टल पहुंचा और उसे देखकर कौस्तुभ की जान में जान आई। उसने मयंक से पूछा कि वो ठीक तो था ना। मयंक ने हंसते हुए कहा कि वो पहले से बेहतर था। मयंक का शरीर पहले से ज्यादा मजबूत लग रहा था और वो बहुत ऊर्जावान लग रहा था। कौस्तुभ हैरान था कि मयंक को कितनी कमाल की शक्तियां मिलती जा रही थीं। एक ड्रैगन जिससे सब लोग डर रहे थे, उसका सामना करने मात्र से भी मयंक को शक्तियां मिली थीं और उसका शरीर पहले से बहुत ज्यादा मजबूत बल्कि फौलाद का हो गया था। कौस्तुभ ने मयंक से कहा कि वो कुछ सामान्य मंत्रोच्चार करके अपनी जादू की शक्ति को जांच कर देख सकता था, लेकिन मयंक ने उसे याद दिलाया कि वो ऑलरेडी काफी लेट हो चुका था और ऐसे में उसके पास अब कोई भी शक्ति जांच कर देखने का समय नहीं बचा था। कौस्तुभ ने मयंक को बताया कि उसके पिता भी आज की प्रतिस्पर्धा को देखने के लिए आए हैं। अपने पिता के आने की बात सुनकर मयंक को काफी हैरानी हुई और वो सोचने लगा कि अगर उसने अपेक्षाओं के विपरीत आज कमाल का प्रदर्शन कर दिया तो उसके पिता तो चौंक ही जाएंगे, क्योंकि उन्हें बहुत बड़ा सरप्राइज मिलेगा। मयंक फटाफट तैयार हुआ और उसके बाद वो दोनों छात्रावास से निकलकर सीधे प्रतिस्पर्धा मैदान तक पहुंच गए। यूनिवर्सिटी के मार्शल आर्ट्स अखाड़े में 3000 कुर्सियों से ज्यादा लगाई गई थीं। सामने की तरफ सीढ़ियों के ऊपर जो प्लेटफॉर्म था, उस पर बहुत से अधिकारी, कप्तान और प्रोफेसर बैठे थे। इनके एक तरफ लगी कुर्सियों पर नालंदा यूनिवर्सिटी के प्रमुख मेहमान और कई छात्रों के माता पिता बैठे हुए थे और मैदान में स्टूडेंट बैठे हुए थे। इरावती के द्वारा सरेआम मयंक को रिजेक्ट किए जाने के कारण मयंक की उपस्थिति ने बहुत से लोगों का ध्यान आकर्षित किया। मयंक को देखते ही फिर से लोगों में कानाफूसी शुरू हो गई थी और बातचीत का मुख्य बिंदु था कि किस तरह से इरावती ने मयंक को मना करके आकाश के साथ दोस्ती की थी और वो शिकार पर भी उसके साथ ही गई थी। और इसके बाद अगली चर्चा का विषय ये कि ड्रैगन के साथ मयंक का सामना हुआ था। किसी भी स्टूडेंट को मयंक की कहानी पर जरा भी भरोसा नहीं था। ज्यादातर स्टूडेंट्स का ये मानना था कि ड्रैगन के हमले के बाद कोई जिंदा बच ही नहीं सकता था। मयंक केवल लंबी लंबी फेंक रहा था ताकि उसकी जो प्रतिष्ठा धूमिल हो चुकी थी वो वापस से अच्छी हो जाए। कौस्तुभ ने मयंक से कहा, यूनिवर्सिटी ने आधिकारिक तौर पर घोषणा की है कि तुम पर आक्रमण करने वाला जानवर वाकई एक ड्रैगन था। मयंक ने मुस्कुराकर कौस्तुभ को देखा और उसने कहा, चलो। वो दोनों भागते हुए मैदान के एक कोने की तरफ चले जहां लोगों का एक छोटा सा समूह बैठा बातचीत में व्यस्त था। हर्षवर्धन गुप्ता यहाँ बैठे हुए अपनी ही उम्र के एक आदमी से बातचीत में व्यस्त थे और मयंक को अपनी ओर आते देखकर उन्होंने उससे कहा, सुनो, मैं यहाँ केवल तुम्हारे लिए ही आया हूँ। तुम्हें क्या लग रहा है कि तुम कैसा प्रदर्शन करोगे? अगर आज तुम्हारी परफॉर्मेंस वाकई बहुत बुरी रहती है तो प्लीज किसी को ये मत बताना कि तुम मेरे बेटे हो। अपने पिता की बात से मयंक ने बेहद शर्मिंदगी महसूस की और उसने अपने पिता से कहा, क्या आप वाकई ऐसा सोचते हैं? कम से कम सबके सामने तो मुझे अपमानित मत कीजिए। मेरी इज्जत खराब हो रही है लोगों के सामने। हर्षवर्धन गुप्ता अपनी जगह से खड़े हुए और उन्होंने थोड़े गुस्से के साथ अपने बेटे से कहा, क्या तुम्हारे पास बचाने के लिए कोई इज्जत या प्रतिष्ठा बची भी है जो खराब हो जाएगी? दरअसल वो अपने बेटे की प्रतिक्रिया पर हैरान थे, क्योंकि उन्होंने अपने बेटे की करतूतों के बारे में सुना था और ये जानकर अचरज में थे कि कोई इतना बेशर्म भी हो सकता है। मुझे बहुत दुख हो रहा है, मयंक ने कहा। लेकिन उसके पिता ने
उसे बात बदलने का मौका नहीं दिया और बोले, यहाँ वहां की बातें करना और व्यर्थ के अंदाजे लगाना बंद करो। सीधे सीधे बताओ, क्या तुमने मेरी होने वाली बहू के दिल को ठेस पहुंचाई है? मयंक ने अपनी नजरें उठाकर अपने पिता के आसपास देखा तो पाया कि इरावती और उसके पिता पास ही में बैठे थे। इरावती एकदम चुपचाप बैठी थी और मयंक से नजरें मिलाने से बच रही थी। तभी इरावती के पिता अपनी जगह से उठे और मयंक के पिता से बोले, हर्षवर्धन साहब, मैंने आपसे कब वादा किया था कि मेरी बेटी आपकी बहू बनेगी? ये फालतू की बातें बंद कीजिए। मयंक ने इरावती के पिता शौर्य प्रताप जी का अभिवादन किया और उन्होंने उससे पूछा, मयंक कैसे हो? तुम्हारी पढ़ाई लिखाई और परफॉर्मेंस कैसी चल रही है? पहले से कुछ बेहतर हुई है या नहीं? मयंक ने कहा कि उसकी परफॉर्मेंस बेशक पहले से कुछ बेहतर हुई है, वरना वो परीक्षा के लिए यहाँ नहीं आता। मयंक की बात के जवाब में शौर्य प्रताप मुस्कुराया और बोला, ये तो अच्छी बात है। अभी तुम्हारी उम्र बहुत कम है, तुम्हें अपनी उन्नति पर ध्यान देना चाहिए। अपने पिता की बातों पर ध्यान मत दो और इस तरह की फालतू बातों को दिमाग से निकालकर अपने आप को आगे बढ़ाओ। मयंक ने हंसते हुए कहा, जी बिल्कुल। फिर मयंक के साथ खड़े कौस्तुभ को देखकर शौर्य प्रताप बोला, कौस्तुभ, तुमसे इस बार मुझे वाकई बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं। कौस्तुभ थोड़ा उदास लग रहा था, लेकिन उसने फिर भी कहा कि वो उम्मीदों पर खरा उतरने की पूरी कोशिश करेगा। हर्षवर्धन और शौर्य प्रताप दोनों ने मयंक और कौस्तुभ को परीक्षा के लिए शुभकामनाएं दी और दोनों वहां से चले गए। उनके जाने के बाद इरावती भी उठी और अपने बड़ों का अभिवादन करके उनका आशीर्वाद लेकर वापस स्टूडेंट्स की तरफ चली गई। मयंक के पिता हैरानी से इन तीनों को अलग अलग जाते हुए देखते रहे। फिर बोले, अरे, कि कहीं ना कहीं कुछ न कुछ तो गड़बड़ थी जो ये बच्चे उन्हें बता नहीं रहे थे। मैदान में मौजूद दर्शकों के बीच बातचीत जारी थी। हर कोई यही सोच रहा था कि इतने समय से जो स्टूडेंट अच्छा परफॉर्म करते आ रहे थे, इस बार भी वही चमकेंगे। वहीं कुछ लोगों का यह भी मानना था कि अगर बहुत अच्छा परफॉर्म करने वाले स्टूडेंट्स मेहनत करना कम कर दें और उनकी तुलना में कम नंबरों वाले स्टूडेंट अगर बहुत ज्यादा मेहनत करें तो वो कभी भी शक्तिशाली छात्रों को मात दे सकते हैं। सभी छात्रों ने मैदान में प्रवेश किया और अपनी अपनी जगह पर बैठ गए। लगभग 3000 स्टूडेंट्स अपनी यूनिफॉर्म में पूरे डिसिप्लिन के साथ बैठे हुए थे और एक भव्य नजारा था। मयंक और कौस्तुभ भी मैदान में पहुंचे और अपनी जगह पर बैठ गए। मयंक ने चारों तरफ देखकर एक गहरी सांस ली। वो पहली बार ये एग्जाम दे रहा था, इसलिए उसका नर्वस होना स्वाभाविक था। तभी भीड़ में सभी लोग मैदान के प्रवेश द्वार की तरफ देखने लगे। वहां से एक लड़की अंदर आ रही थी जिसने सभी का ध्यान खींच लिया था। ये शाश्वती थी, जो आज इतनी खूबसूरत लग रही थी कि उसे देखकर हर कोई चकित रह गया था। उसे देखते ही सभी लड़के अपनी सुध बुध भूलकर उसी के बारे में बात करने लगे और कई लड़कों का तो यहाँ तक मानना था कि अभी वो केवल 16 साल की थी और उसकी खूबसूरती और काबिलियत के चर्चे पूरी यूनिवर्सिटी में थे। जब शाश्वती थोड़ी बड़ी हो जाएगी और यूनिवर्सिटी में अपने चुने हुए किसी विषय में दक्षता हासिल कर लेगी और उसकी खूबसूरती और निखर जाएगी, तब वो जहां से निकलेगी सब लोग मुड़ मुड़ कर सिर्फ उसे ही देखेंगे। तभी एक लड़के ने सब लोगों को बताया कि शाश्वती आकाश को रिजेक्ट कर चुकी है। आकाश जैसे लड़के के रिजेक्ट हो जाने से बहुत से लड़के निराश हो गए थे, क्योंकि उन्हें लगा कि अब उनका कोई चांस नहीं था। तभी एक लड़की बोली, इसमें गलत भी क्या है? शाश्वती के पास इतनी खूबसूरती और प्रतिभा है, तो आप उससे ये उम्मीद कैसे कर सकते हैं कि वो किसी भी लड़के को हाँ कह देगी? हालांकि आकाश के लिए अफसोस की बात है, क्योंकि वो भी बहुत प्रतिभाशाली है और अगर सब कुछ ठीक रहा होता तो शायद पिछले साल ही उसका चयन अगले स्तर के लिए हो जाता। लेकिन शाश्वती ने पहला स्थान प्राप्त करके उसे मौका ही नहीं दिया। आकाश बहुत प्रतिभाशाली है, बहुत काबिल है, लेकिन शाश्वती की बात ही अलग है। तभी मयंक के मुंह से निकला, हाँ, वो एक लोमड़ी है। ये क्या कह बैठा मयंक? क्या रिएक्शन होगा बाकी लड़कों का शाश्वती जैसी प्यारी लड़की को लोमड़ी कहे जाने पर? जानने के लिए सुनते रहिए महाबली मयंक, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। ड्रैगन को परी के खर्च। यूनिवर्सिटी के मैदान में स्टूडेंट्स अपनी अपनी जगह बैठ चुके थे। तभी शाश्वती ने प्रवेश किया और सभी की नजरें उसकी तरफ घूम गईं। हर एक स्टूडेंट उसी की तारीफ के पुल बांध रहा था और तभी बेख्याली में मयंक के मुंह से निकल गया कि ये तो लोमड़ी है। ये बात मयंक के मुंह से जब निकल गई, उसके बाद उसने ध्यान दिया कि सब लोग उसे ही देख रहे थे। उसके अलावा कोई और ऐसी हिमाकत करने की सोच भी नहीं सकता था। शाश्वती दूर खड़ी कुछ देर तक सभी लोगों को देखती रही। फिर वो चलकर छात्रों के समूह की तरफ आने लगी। सभी छात्र डिसिप्लिन से अपनी अपनी जगह पर बैठे थे और मन ही मन प्रार्थना कर रहे थे कि शाश्वती आकर उनके पास बैठ जाए। हालांकि उनमें से किसी की भी कल्पना सच नहीं हुई। फाइनली वो रुकी
और एक कुर्सी पर जाकर बैठ गई। लड़कों ने प्रार्थना बंद कर दी और गर्दन उठा उठा कर देखने लगे कि आखिर वो कौन कमीना था जिसकी किस्मत खुली थी, जिसके पास जाकर शाश्वती बैठ गई थी। जब उन्होंने उस लड़के को देखा तो सभी लड़कों की आंखें खुली की खुली रह गईं और वो सदमे में आ गए। शाश्वती आकर जिस स्टूडेंट के पास बैठी थी वो और कोई नहीं, मयंक था। ये वही मयंक था जिसने 2 साल तक परीक्षा में नहीं बैठने का डिसीजन लिया था। वही मयंक जिसे इरावती ने रिजेक्ट कर दिया था और जो किसी भी पल नालंदा यूनिवर्सिटी से बाहर होने वाला था। उसे देखकर बहुत से लड़कों को ईर्ष्या हुई और उन्होंने आह भरते हुए कहा, कमीना कितना किस्मत वाला है ना। कई स्टूडेंट्स का यहां तक सोचना था कि ये फिसड्डी स्टूडेंट पहली बार एग्जाम देने के लिए आया था और सीधे शाश्वती के बगल में बैठने का मौका इसे मिल गया था। इसके अलावा एक और बात पर सब लड़कों का ध्यान था कि शाश्वती गलियारे वाली सीट पर बैठी थी, जिसका मतलब था कि उसकी बगल में बैठने का विशेषाधिकार केवल एक ही व्यक्ति को था। दूसरी तरफ कोई नहीं बैठ सकता था। मयंक को जो मौका मिल गया था उसे देखकर बाकी लोग सिर्फ कल्पना ही कर सकते थे कि उसे कैसा लग रहा होगा, क्योंकि उन सब के पास अब कोई मौका नहीं था। मयंक खुद पर बाकी स्टूडेंट्स की नफरत भरी निगाहों को महसूस कर सकता था। उसने अपने बगल में बैठी लड़की यानी कि शाश्वती की तरफ एक नजर डाली। ये खूबसूरत बला आराम से चुपचाप बैठी थी, बिल्कुल ऐसे जैसे वो मयंक को जानती ही नहीं थी। मयंक ने मन ही मन सोचा कि इस लोमड़ी ने ऐसा जानबूझकर किया था। मयंक ने चुपचाप एग्जाम देने की योजना बनाई थी, लेकिन अब वो सभी गलत कारणों से लोगों के ध्यान का केंद्र बन गया था। जैसे जैसे स्टूडेंट्स इधर की तरफ आने लगे, शाश्वती के आसपास की सीटें सबसे ज्यादा डिमांड में हो गईं। मयंक के पास से गुजरते हुए लोगों की नजरें उन पर पड़ती और मयंक को नफरत झेलनी पड़ती। तभी एक पतले दुबले से युवक ने मयंक से पूछा कि क्या वो आपस में सीटें बदल सकते थे। मयंक की नजरें अपने हम उम्र एक लड़के से मिली और उस लड़के की नजरें गर्व से चमक उठी। ये कार्तिक था, वही कार्तिक जो पिछले अपने लिए मजाक की भावना देखकर कार्तिक भी उसका मजाक उड़ाने की कोशिश कर रहा था। मयंक ने उसे साफ कह दिया कि उसका इरादा यहाँ से जाने का नहीं था। तो कार्तिक ने उससे कहा, मैं उम्मीद करता हूँ कि लिखित परीक्षा के बाद जो रिजल्ट आएगा तो वो स्थिति तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा शर्मनाक ना हो। वैसे अगर हुई भी तो ऐसा पहली बार तो होगा नहीं है ना। मयंक का मजाक उड़ाने के बाद कार्तिक ने एक नजर राष्ट्रपति पर डाली और वापस जाकर अपनी सीट पर बैठ गया। युद्ध से पहले एक योद्धा जैसे गंभीर हो जाता है, उसी तरह के एक्सप्रेशंस के साथ कार्तिक ने अपने एग्जाम पर फोकस करने के बारे में सोचा और वो सीरियस हो गया। मयंक के कार्तिक को मना करने की बात ने किसी को भी आश्चर्यचकित नहीं किया, क्योंकि सभी जानते थे कि मयंक बेहद घमंडी इंसान है। हालांकि सबको यह भी उम्मीद थी कि इस परीक्षा के बाद यूनिवर्सिटी में उसकी मौजूदगी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी, क्योंकि मयंक को निष्कासित किया जाने वाला था। जैसे ही एग्जाम में पार्टिसिपेट करने वाले सभी स्टूडेंट्स अंदर आ गए, सीनियर स्टूडेंट्स ने पूरी व्यायामशाला को घेर लिया ताकि किसी भी तरह की नकल की संभावना न रहे। मैदान में 3000 टेबल और कुर्सियां लगाई गई थीं, लेकिन ये सभी स्टूडेंट्स जानते थे कि ये परीक्षा बहुत मुश्किल होती है। इसलिए उन्होंने फेल होकर अपना रिकॉर्ड खराब करने की बजाय अगली परीक्षा में पूरी मेहनत के साथ अच्छा परफॉर्म करके एवरेज ग्रेड्स को अच्छा रखने पर फोकस किया था। हालांकि बहुत सॉलिड रीजन था। कप्तान ध्रुव, जो मिस लोपामुद्रा के पास खड़ा था, वो हंसते हुए उनसे बोला, कार्तिक ने पहले ही स्कूल ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स के साथ एक डील कर ली है। ये वाली परीक्षा खत्म होने के बाद वो आधिकारिक शिष्य के रूप में उस क्लब में प्रवेश ले लेगा। मुझे तो ये समझ नहीं आता कि उस 2 कौड़ी के फिसड्डी मयंक में कार्तिक जैसे स्टूडेंट से इस तरह से बात करने की हिम्मत कहां से आ गई। मिस लोपामुद्रा की भौहें तन गईं। उन्हें ये बात अच्छी नहीं लगी थी। वो मानती थी कि मयंक में कुछ समस्याएं थीं, लेकिन फिर भी उसे गया बीता या 2 कौड़ी का कहना लोपामुद्रा को पसंद नहीं आया। उसने कप्तान ध्रुव से पूछा, तुम्हें मयंक से कोई प्रॉब्लम है क्या? कप्तान ध्रुव को लगा कि यह मौका सही था जब वो अपनी बात लोपामुद्रा से कह सकता था और अब उसे अपनी भावनाओं को और छुपाने की कोई जरूरत नहीं थी। उसने कहा, बेशक मुझे उससे बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। उस बदतमीज की हिम्मत कैसे हुई पूरी क्लास के सामने तुमसे वो बकवास बातें कहने की। मुझे वाकई में ये समझ नहीं आता कि तुमको उससे उम्मीदें क्यों हैं। तुम क्यों नाहक उस पर अपना वक्त बर्बाद कर रही हो। वो नालायक कुछ नहीं करेगा। लोपामुद्रा को समझ नहीं आ रहा था कि इस बात के जवाब में क्या कहे, क्योंकि 2 साल पहले एंट्रेंस परीक्षा में उसने मयंक की कमाल की परफॉर्मेंस और प्रतिभा को देखा था। बस वो ये नहीं समझ पा रही थी कि इन 2 सालों में उसे क्या हो गया था। उसके मन में रह रहकर यही बात आ रही थी
कि मयंक जैसी प्रतिभा को इस तरह अपने आप को खत्म नहीं करना चाहिए था। उसे कुछ कमाल करके दिखाना चाहिए था। तभी घंटी बजी और एक प्रोफेसर ने सीनियर स्टूडेंट्स से कहा कि परीक्षा के प्रश्न पत्र बांट दो। और सीनियर स्टूडेंट्स अपनी सीटों से उठे और जूनियर स्टूडेंट्स को नोटबुक और क्वेश्चन पेपर बांटने लगे। लिखित परीक्षा आधिकारिक तौर पर शुरू हो गई थी। यूनिवर्सिटी के नियम के मुताबिक सभी लोग चुपचाप बैठे थे। लिखित परीक्षा के दौरान बात करने वाले किसी भी मेहमान को कैंपस से बाहर भेज दिया जाता था। जैसे ही स्टूडेंट्स को अपने अपने टेस्ट पेपर मिले, इरावती ने एक गहरी सांस ली। उसे उम्मीद थी कि इस साल की परीक्षा में उसकी बहुत अच्छी रैंक आएगी और वो यूनिवर्सिटी के पुस्तकालय की दूसरी मंजिल तक पहुंच पाएगी। इरावती को दूसरी मंजिल पर रखी शक्तिशाली मंत्रों की किताबों तक पहुंचने की बात सोचकर ही बहुत एक्साइटमेंट हो रहा था। यूनिवर्सिटी के पुस्तकालय की अलग अलग मंजिलों में स्टूडेंट्स के मानसिक और बौद्धिक स्तर के हिसाब से किताबें थीं। ज्यादातर स्टूडेंट्स पहले स्तर से ऊपर नहीं पहुंच पाते थे। मयंक के सेक्शन के हीरो समीर को जैसे ही क्वेश्चन पेपर मिला, उसने पहले गुस्से में मयंक की तरफ देखा और फिर उसकी बगल में बैठी खूबसूरत शाश्वती को। वो चाहकर भी अपने चेहरे पर आ गए ईर्ष्या के भावों को छुपा नहीं सका। समीर को हमेशा से ही इरावती पर क्रश था और शाश्वती वो लड़की थी जो उसके सपनों में आती थी, लेकिन उसकी पहुंच से बाहर थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि मयंक जैसे लड़के की औकात भी नहीं थी कि वो इरावती से बात कर सके, तो फिर वो शाश्वती जैसी खूबसूरत लड़की के बगल में कैसे बैठ गया। उधर शाश्वती अपना पेपर प्राप्त करने के बाद आत्मविश्वास के साथ उसे पढ़ने लगी और उसका ध्यान किसी पर नहीं था। और जहां तक मयंक का सवाल है, तो उसने एक बार परीक्षा के प्रश्नों को देखा और उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। इसके बाद उसने अपना पेन उठाया और अपने जवाब लिखने लगा। वो जानता था कि स्टूडेंट्स की भीड़ में से ज्यादातर लोग इंतजार कर रहे थे कि वो उल्टे सीधे जवाब लिखकर अपनी बेवकूफी साबित करे और उसे निष्कासित कर दिया जाए। मयंक सोच रहा था कि अफसोस की बात यह थी कि वो सभी स्टूडेंट्स आज निराश होने वाले थे। आसान सवालों से शुरू हुआ प्रश्न पत्र धीरे धीरे कठिन सवालों तक पहुंच गया, लेकिन ज्यादातर स्टूडेंट्स इन सवालों के जवाब देने में सक्षम थे। मयंक एक एक करके सारे सवालों के जवाब लिख रहा था और उसका पेन जैसे कागज पर डांस कर रहा था। वो नहीं चाहता था कि समय खत्म हो जाए और प्रश्नों के उत्तर अधूरे रह जाएं। समय तेजी से बीत रहा था और अब कुछ छात्रों को पसीना आ रहा था। मयंक ने जल्दी से अपना क्वेश्चन पेपर कंप्लीट किया और अपना पेन अपनी आंसर शीट के बगल में रख दिया। ऐसा करने के बाद उसने देखा कि शाश्वती ने भी अपना पेन इसी तरह रखा हुआ था, यानी वो भी अपना एग्जाम पूरा कर चुकी थी। दोनों की नजरें एक दूसरे से मिली और मयंक ने फौरन शाश्वती को एक सिडक्टिव सी मुस्कान दी। शाश्वती ने उसे एक ऐसा एक्सप्रेशन दिया जो किसी और ने नहीं देखा और फिर वो सामने देखने लगी। मयंक की नजरों में वो दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की बनी रही। सभी स्टूडेंट्स अपने अपने जवाब लिखने में व्यस्त थे, इसलिए किसी ने भी इन दोनों के चेहरों की तरफ नहीं देखा, लेकिन कमरे के सामने खड़े सीनियर स्टूडेंट्स की नजरें सब स्टूडेंट्स पर थीं। शाश्वती और मयंक के बीच हो रहे इशारों का क्या राज था, जानने के लिए सुनते रहिए पॉकेट एफएम पर महाबली मयंक। परी के घर से लौटकर यूनिवर्स परीक्षा देते वक्त मयंक और शाश्वती के एक दूसरे को किए इशारों को भले ही बाकी जूनियर स्टूडेंट्स ने नहीं देखा था, लेकिन मयंक और शाश्वती के ठीक सामने खड़े दो सीनियर स्टूडेंट्स इन्हें ही देख रहे थे। उनमें से एक ने कहा कि देखो, शाश्वती ने अपना एग्जाम खत्म कर लिया है। वो हमेशा सबसे पहले सारे जवाब लिख देती है। शाश्वती भले ही चुपचाप बैठी थी, लेकिन परीक्षा में सबका ध्यान उसी के ऊपर था। सामने खड़े दो सीनियर्स में से दूसरे ने कहा कि ये सच नहीं था। शाश्वती के साथ बैठे युवक यानी मयंक ने भी अपने जवाब समय पर लिखे थे और बल्कि शाश्वती से पहले लिखे थे। वो दोनों इस बात पर भी मुस्कुरा रहे थे कि मयंक के लिए पास बैठी शाश्वती को इग्नोर करके अपने एग्जाम के पेपर पर ध्यान केंद्रित करना कितना मुश्किल रहा होगा। कप्तान ध्रुव और मिस लोपामुद्रा का ध्यान भी मयंक के ऊपर ही था। कप्तान ध्रुव ने मयंक का मजाक उड़ाते हुए कहा, वो देखो उस लड़के को, आता जाता कुछ है नहीं और पेन नीचे रखकर ऐसे बैठ गया है जैसे सारे जवाब लिख चुका हो। उसका पूरा का पूरा ध्यान ही शाश्वती की खूबसूरती में होगा। लिखा उसने कुछ खाक होगा। मिस लोपामुद्रा की दृष्टि मयंक पर पड़ी और वो निराश हो गई। धीरे धीरे बाकी स्टूडेंट्स ने भी अपने जवाब लिखने बंद कर दिए। कुछ बहुत उत्साहित थे और कुछ
उदास थे। फाइनली एक सीनियर स्टूडेंट प्लेटफॉर्म पर आया और उसने इस साल की क्वार्टरली परीक्षाओं की लिखित परीक्षा के अंत का संकेत दिया। लाइन में खड़े सीनियर स्टूडेंट आगे बढ़े और उन्होंने जूनियर स्टूडेंट्स से उनकी आंसर शीट्स कलेक्ट करनी शुरू कर दी। जब सभी स्टूडेंट्स से उनकी आंसर शीट कलेक्ट कर ली गई तो उसके बाद भी स्टूडेंट्स डिसिप्लिन के साथ वहीं बैठे रहे। नालंदा यूनिवर्सिटी की लिखित परीक्षा को हमेशा फौरन ही जांच लिया जाता था और परिणाम भी उसी दिन घोषित किया जाता था। यूनिवर्सिटी के सीनियर स्टूडेंट्स और व्याख्याताओं का एक बड़ा समूह तेजी से आंसर शीट्स को वर्गीकृत करके जांचने लगा। जैसे जैसे वो ग्रेड्स दे रहे थे और कॉपियां चेक कर रहे थे, स्टूडेंट्स घबराहट से उन्हें देख रहे थे, जबकि दर्शकों के बीच धीमे धीमे बातचीत जारी थी। कुछ ही देर बाद व्याख्याताओं में से एक सामने आया और एक सूची लेकर स्टूडेंट्स के ठीक सामने बने प्लेटफॉर्म के ऊपर चला गया। सभी स्टूडेंट्स को पता था कि इस परीक्षा को उत्तीर्ण करने वाले छात्रों की सबसे पहली सूची सबसे पहले घोषित की जाएगी। एक एक करके छात्रों के नाम पुकारे जाने लगे। जिनका नाम पुकारा जाता था उनमें से कुछ स्टूडेंट्स खुश हो जाते थे और बेशक कुछ ऐसे भी थे जो निराश हो जाते थे, क्योंकि उन्हें इससे बेहतर परिणाम की उम्मीद थी। उत्तीर्ण होने वाले छात्रों की सूची के अलावा पहली, दूसरी और तीसरी रैंक पाने वाले छात्रों की सूची भी अभी घोषित की जानी बाकी थी। पहली सूची के नामों की घोषणा के बाद यह अनाउंस किया गया कि 72 स्टूडेंट्स तीसरी रैंक पर थे, 36 स्टूडेंट्स दूसरी रैंक पर थे और पहली रैंक पर केवल 3 लोग थे। फिर उत्तीर्ण होने वाले छात्रों के नाम अनाउंस किए गए। मिस लोपामुद्रा ने यह सब बहुत ध्यान से सुना, लेकिन रैंकिंग की सूची की घोषणा के बाद उसकी निराशा और ज्यादा बढ़ गई। उसके मन में यही ख्याल चल रहा था कि मयंक लिखित परीक्षा पास नहीं कर पाया है, तो इसका मतलब साफ था कि उसे यूनिवर्सिटी से निकाल दिया जाना अब तय था। कोई नहीं रोक सकता था। उसकी नजर मयंक पर पड़ी और उसने निराशा में एक गहरी सांस ली। कार्तिक अभी भी मन ही मन मयंक से खुंदक खाए बैठा था, क्योंकि मयंक ने उसे शाश्वती के पास बैठने नहीं दिया था। उसने मजाक उड़ाते हुए कहा, भाई तेरा नाम तो आया ही नहीं लिस्ट में। मतलब जैसा कि एक्सपेक्टेड था तू फेल होएगा। जब तुझे पता ही था कि तू पास नहीं कर पाएगा, तो इस तरह से एग्जाम में शामिल होकर खुद को इतना शर्मिंदा क्यों कर रहा था? इरावती ने भी पलटकर मयंक की तरफ देखा। उसकी आंखों में निराशा झलक रही थी, लेकिन फौरन ही वो भाव गायब हो गया। मयंक सोचने लगा कि क्या वाकई सबको उससे यही उम्मीद थी? इरावती से बदतमीजी करने से नाराज समीर ने भी ये मौका नहीं चूका और वो बोला, ओए मयंक, याद है ना क्लास में तू कितनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा था? अब जब तू सस्पेंड होने वाला है तो तुझे ये नहीं लगता कि तेरे मुंह पर किस्मत ने एक जोरदार तमाचा मारा है? समीर मयंक से थोड़ी दूर बैठा था। इस वजह से ये बात मयंक के अलावा भी बहुत से लोगों ने सुनी। मन ही मन सभी खुश थे कि इस बेशर्म कमीने को अब यूनिवर्सिटी से निकाल दिया जाने वाला था। समीर को अपने ऊपर हंसते देखकर भी मयंक शांत रहा। फिर उसने धीरे से सवाल पूछा, तुम मेरा इतना मजाक क्यों उड़ा रहे हो? अभी तो सिर्फ उन स्टूडेंट्स के नाम अनाउंस किए गए हैं जो पास हुए हैं। अभी तो और कुछ नाम बाकी हैं। समीर ने व्यंग करते हुए कहा कि चलो ठीक है, गंभीर हो जाता हूं। और इतना कहते ही वो ठहाका मारकर हंसने लगा। इसके आसपास बैठे कई और स्टूडेंट भी अपनी हंसी नहीं रोक सके। समीर बोला, 2 साल से एक भी एग्जाम ना देने वाला स्टूडेंट है तू, और तुझे लगता है कि तू पास होने वाले स्टूडेंट्स की लिस्ट में तो अपना नाम ला नहीं सका, फिर भी तू सीधा उत्कृष्ट स्टूडेंट्स की सूची में पहुंच जाएगा? साले, तुझे नहीं लगता कि तू दिन में सपने देख रहा है? सुन, ये सब छोड़। ये सब सोचने से पहले तू अपनी शक्ल तो देख। अब तेरा कुछ नहीं हो सकता, तू बाहर जाएगा बस। मयंक ने समीर से कहा, शक्ल तुम अपनी देखो और प्लीज इस मजाक उड़ाने वाली हंसी को बंद करो। जब तुम सबसे अच्छी रैंकिंग की लिस्ट में मेरा नाम सुनोगे तब शायद तुम्हारी हंसी बंद हो जाए। मयंक ने अपना मुंह फेर लिया। उसे हमेशा से पता था कि समीर उसे पसंद नहीं करता था, लेकिन आज उसे पता लगा कि समीर उससे इतनी ज्यादा नफरत करता था कि मयंक के असफल हो जाने की बात को सोचकर ही वो इतना खुश हो रहा था, बल्कि वो मयंक को यूनिवर्सिटी से निकाल दिए जाने की बात को लेकर बहुत ज्यादा उत्साहित था। समीर आगे बोला, वो एक कहावत होती है ना कि जब तक जनाजा नहीं उठता आंसू नहीं निकलते। तू भी ऐसा ही कुछ होने के इंतजार में लगता है। जब बाहर हो जाएगा तभी यकीन आएगा तुझे बेटा। इतना कहकर समीर फिर से जोर जोर से हंसने लगा। उसके साथ साथ इस बार और स्टूडेंट्स भी खुलकर हंसे। यूनिवर्सिटी के व्याख्याता अभी भी आंसर शीट्स और लिस्ट्स को व्यवस्थित करने में बिजी थे। थोड़ी देर बाद मिस लोपामुद्रा को 72 छात्रों के नामों की घोषणा करने के लिए मंच पर भेजा गया।
तीसरी रैंक हासिल करने वाले इन 72 स्टूडेंट्स के नामों में समीर जैसे उल्लेखनीय छात्र का नाम भी था। और अब समीर का व्यवहार और भी अहंकारपूर्ण हो गया था। वो अपने सामने मयंक को कुछ समझ ही नहीं रहा था। वो इस सूची के आखिरी नाम का अनाउंस होने का इंतजार कर रहा था ताकि मयंक के चेहरे पर बेइज्जती का जहर और अच्छे से फेंक सके। इरावती का नाम तीसरी रैंक वाले स्टूडेंट्स की लिस्ट में नहीं था, इसलिए वो बहुत ज्यादा उत्साहित महसूस कर रही थी। वो सोच रही थी कि इसका मतलब साफ था कि उसका नाम शायद दूसरी रैंक वाली सूची में था। उसे पुस्तकालय के दूसरे लेवल पर जाना था और उसके उत्साह की इस समय कोई सीमा नहीं थी। मिस लोपमुद्रा प्लेटफॉर्म से उतरी और उसके बाद कप्तान ध्रुव प्लेटफॉर्म पर आ गए और वो दूसरी रैंक वाले 36 स्टूडेंट्स के नाम अनाउंस करने लगे। इस सूची में पहला ही नाम इरावती का था। आनंद के साथ मुस्कुराते हुए उसकी आंखें चमक उठी। इसके बाद कौस्तुभ का नाम पुकारा गया, फिर माया का नाम आया। इसके बाद कुछ और छात्र छात्राओं के बाद अगला नाम जो पुकारा गया वो था आकाश। दूसरी रैंक वाली लिस्ट में अपना नाम पाकर आकाश का रंग पीला पड़ गया। उसकी शक्ल से साफ दिख रहा था कि वो निराश हो गया था। ज्यादातर लोगों के लिए सेकंड रैंक पाना या थर्ड रैंक पाना भी गौरवशाली था, लेकिन आकाश के लिए दुख की बात थी, क्योंकि लिस्ट ऑफ एक्सीलेंस के अलावा किसी और चीज का मतलब उसके लिए असफलता थी। पिछली बार आकाश लिस्ट ऑफ एक्सीलेंस में तीसरे स्थान पर था। उसने इस बार शाश्वती को चुनौती देने के लिए इस परीक्षा में भाग लिया था, लेकिन वो फिर से असफल हो गया था और पिछली बार से भी बदतर अंतर से। दर्शकों में बैठे आकाश के परिवार के सदस्य बहुत उदास दिख रहे थे। उत्कृष्टता सूची यानी कि लिस्ट ऑफ एक्सीलेंस में केवल 3 स्टूडेंट्स को ही स्थान दिया जा सकता था और आकाश का नाम अब यकीनन उसमें नहीं था। दर्शकों में बैठे सभी लोगों का, यहां तक कि स्टूडेंट्स भी सोच रहे थे कि उत्कृष्टता की सूची में 3 नाम होने चाहिए। सभी लोगों का अंदाजा था कि 2 नाम शाश्वती और कार्तिक होंगे, लेकिन अगर ऐसा था तो कौन था जिसने आकाश की जगह ले ली थी और उसे दूसरे स्थान पर संतोष करने के लिए मजबूर कर दिया था। ये बात ज्यादा रहस्यमयी इसलिए भी हो गई थी क्योंकि सभी इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स के नाम पुकारे जा चुके थे, कोई भी छूटा नहीं था। उपस्थित लोगों में कानाफूसी शुरू हो गई थी। सभी लोग जानना चाहते थे कि वो तीसरा नाम कौन था। लोगों ने अपने चारों तरफ देखना शुरू कर दिया कि कहीं वो किसी स्टूडेंट का नाम भूल तो नहीं रहे थे। समीर पर इन सब बातों का कोई प्रभाव नहीं था। वो तो मयंक को ही देखे जा रहा था, क्योंकि उसे विश्वास था कि 2 सूचियों के नामों की घोषणा होने के बावजूद मयंक इतना शांत इसलिए बैठा था क्योंकि अंदर से वो डरा हुआ था, लेकिन ऊपर से दिखावा कर रहा था। बहरहाल सीनियर टीचर्स में टॉप 3 रैंक को लेकर बहस चल रही थी। बचे हुए इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स के दिल में तूफान मचा हुआ था, क्योंकि वो सभी टॉप 3 में भी पहले नंबर पर आना चाहते थे। कार्तिक मन ही मन सोच रहा था कि इस बार वो शाश्वती को हरा पाएगा या नहीं। उसने तंत्र और जादू टोने के क्लब को ज्वाइन करने का फैसला किया था और उनसे वादा किया था कि इस बार क्वार्टरली परीक्षा में वो अच्छा परफॉर्म करके एक ऑफिशियल छात्र बनेगा, जिसका मतलब था कि शाश्वती को हराने का उसके पास ये आखिरी मौका था। आखिरकार टीचर्स में एक आम सहमति बनी और निर्णय लिया गया। लिखित रिजल्ट को एक टीचर प्लेटफॉर्म पर लेकर आए और पूरी भीड़ में एकाएक सन्नाटा छा गया। अंतिम निर्णय सुनने के लिए सभी के कान खड़े हो गए। लिस्ट ऑफ एक्सीलेंस में टॉप 3 स्टूडेंट्स में से तीसरे नंबर पर जिसका नाम पुकारा गया वो था कार्तिक। स्टूडेंट्स में कानाफूसी शुरू हो गई कि अगर कार्तिक तीसरे नंबर पर था तो आगे क्या होने वाला था। कार्तिक हमेशा शाश्वती के पीछे रह जाता था। वो वही त्रासदी झेल रहा था जो आज आकाश झेल रहा था, लेकिन इसका कारण कौन था। कार्तिक के चेहरे पर घोर निराशा थी, क्योंकि वो दुखी था। वो बहुत खोया हुआ लग रहा था और उसे अब किसी और बात से कोई मतलब नहीं रह गया था, क्योंकि शाश्वती को हराकर पहला स्थान लेकर अपने क्लब में जाने का उसका सपना चकनाचूर हो गया था। सभी स्टूडेंट का दिमाग शाश्वती पर लगा हुआ था। हर बार कार्तिक उससे एक रैंक पीछे रह जाता था, लेकिन इस बार तो वो तीसरे स्थान पर था। यानी इस बार कार्तिक के साथ और भी बुरा हुआ था और आकाश बेचारा तो दूसरी रैंक से ही संतोष करने को मजबूर हो गया था। लोगों की उत्सुकता बढ़ती ही जा रही थी। तभी टीचर ने उत्कृष्टता की सूची में नंबर 2 पर रहे स्टूडेंट का नाम अनाउंस किया। कौन था नंबर 2 पर? नालंदा यूनिवर्सिटी की इस महत्वपूर्ण परीक्षा में कौन दिखाएगा अपने कौशल के जौहर? जानने के लिए सुनते रहिए महाबली मयंक, सिर्फ पॉकेट एफएम पर।
यूनिवर्सिटी के मैदान में स्टूडेंट्स अपनी अपनी जगह बैठ चुके थे। तभी शाश्वती ने प्रवेश किया और सभी की नजरें उसकी तरफ घूम गईं। हर एक स्टूडेंट उसी की तारीफ के पुल बांध रहा था और तभी बेख्याली में मयंक के मुंह से निकल गया कि ये तो लोमड़ी है। ये बात मयंक के मुंह से जब निकल गई, उसके बाद उसने ध्यान दिया कि सब लोग उसे ही देख रहे थे। उसके अलावा कोई और ऐसी हिमाकत करने की सोच भी नहीं सकता था। शाश्वती दूर खड़ी कुछ देर तक सभी लोगों को देखती रही। फिर वो चलकर छात्रों के समूह की तरफ आने लगी। सभी छात्र डिसिप्लिन से अपनी अपनी जगह पर बैठे थे और मन ही मन प्रार्थना कर रहे थे कि शाश्वती आकर उनके पास बैठ जाए। हालांकि उनमें से किसी की भी कल्पना सच नहीं हुई। फाइनली वो रुकी और एक कुर्सी पर जाकर बैठ गई। लड़कों ने प्रार्थना बंद कर दी। यूनिवर्सिटी के मैदान में स्टूडेंट्स अपनी अपनी जगह बैठ चुके थे। तभी शाश्वती ने प्रवेश किया और सभी की नजरें उसकी तरफ घूम गईं। हर एक स्टूडेंट उसी की तारीफ के पुल बांध रहा था और तभी बेख्याली अबे साला उसे नीचे गिरा देना चाहिए था। कार्तिक एक सेकंड के लिए रुका और फिर उसने गुस्से से मयंक को देखा। फिर वो बोला, सर मैं ये बात मान ही नहीं सकता कि मयंक जैसा फिसड्डी बच्चा अचानक इतना अच्छा परफॉर्म करके फर्स्ट आ सकता है। ये आज जानबूझकर शाश्वती के बगल में बैठा था और इसने शाश्वती की कॉपी में से नकल की होगी, तभी इसका इतना अच्छा स्कोर आया है। तो तुम्हें क्या लगता है कि अगर नकल की गई होती तो किसी का भी ध्यान नहीं गया होता? इस बात ने जैसे बाकी स्टूडेंट्स के गुस्से पर ठंडा पानी डाल दिया। काफी सारे स्टूडेंट्स अब शांत होकर बैठ गए थे। मयंक अपनी जगह पर शांति से बैठा था और तनाव मुक्त था। उसका मानना था कि सच्चाई सुनकर सभी का शक धीरे धीरे शांत हो जाएगा। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स इतनी जल्दी और आसानी से हार मानने वालों में से नहीं थे। कार्तिक गुस्से में उत्तेजित हो गया और बोला, आप सभी प्रोफेसर्स मेरे लिए आदरणीय हैं और मैं कभी भी आप लोगों के बारे में गलत नहीं सोच सकता, लेकिन मैं इस बात को नहीं मान सकता कि पिछले 2 साल तक लगातार अच्छी परफॉर्मेंस करने के बावजूद मैं नंबर 3 पर आया हूं और वो स्टूडेंट जिसने एक भी एग्जाम नहीं दिया और किसी भी प्रतिस्पर्धा में भाग नहीं लिया, वो अचानक पहली ही परीक्षा में भाग लेता है और सीधा नंबर 1 पर आ जाता है। ऐसा लग रहा था कि जैसे कार्तिक ने मन ही मन ठान लिया है कि वो मयंक को उसके नंबर 1 के सिंहासन से खींच के नीचे गिरा कर ही दम लेगा। प्लेटफॉर्म पर खड़े प्रोफेसर ने निराशा से कार्तिक को देखा। वो समझ रहे थे कि ये छात्र अपनी असफलता को स्वीकार नहीं कर पा रहा है। एक प्रोफेसर होने के नाते वो ये भी जानते थे कि कभी कभी बहुत सफल छात्रों को भी असफलता का स्वाद चखना चाहिए, ताकि उन्हें जिंदगी में आगे चलकर ये याद रहे कि कभी भी महत्वपूर्ण सफलता आसानी से नहीं मिलती। उसके लिए आपको लगातार बार बार प्रयास करने पड़ते हैं। कंसिस्टेंसी यानी कि लगातार की गई कोशिशों के बिना कार्तिक जैसा प्रतिभाशाली छात्र भी भविष्य में
कभी महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल नहीं कर सकता था। मयंक ने हैरानी से कार्तिक की तरफ देखा। सबके सामने अपने आप को शर्मसार करता हुआ भी ये लड़का अपनी बात पर मजबूती से अड़ा हुआ था। भीड़ में सब लोगों की निगाहें अब मयंक और कार्तिक पर थी, क्योंकि अब बात सबके सामने कार्तिक द्वारा सीधे सीधे मयंक पर इल्जाम लगाने पर आ चुकी थी। लोगों को उम्मीद थी कि मयंक के पास इस बात का कोई जवाब या सफाई नहीं होगी। यूनिवर्सिटी के एक और बुजुर्ग प्रोफेसर मंच पर आए और उन्होंने कार्तिक से पूछा, क्या तुम खुद परीक्षाओं में स्टूडेंट्स को ग्रेड देना चाहते हो? कार्तिक ने फौरन आदर से अपना सिर झुकाते हुए कहा, नहीं प्रोफेसर, ऐसी बात तो मैं सपने में भी नहीं सोच सकता। मैं केवल ये जानना चाहता हूँ कि मयंक को मुझसे ज्यादा स्कोर क्यों मिला? मेरे जवाबों में क्या कमी थी? बुजुर्ग प्रोफेसर कुछ देर तक शांत रहे। फिर उन्होंने कहा कि क्योंकि कार्तिक के साथ साथ कुछ और स्टूडेंट्स के मन में भी शंका थी, इसलिए प्रोफेसर्स का पैनल स्टूडेंट्स को कारण बताएगा। सभी छात्र और स्टूडेंट्स चुपचाप प्रोफेसर की तरफ ध्यान देकर उनकी बात सुनने लगे। वो उत्सुक थे कि कार्तिक जैसे ब्रिलियंट स्टूडेंट से आगे निकलने के लिए मयंक ने क्या जवाब दिए होंगे। प्रोफेसर ने कहा कि वो प्रश्न पढ़ेंगे और उनके बुलाने पर दोनों स्टूडेंट्स एक एक करके मंच पर आकर अपना जवाब सबको पढ़कर सुनाएंगे। प्रोफेसर ने पहला प्रश्न पढ़ा। एक महाबली शूरवीर योद्धा और एक जादूगर के बीच अगर लड़ाई हो रही है और जादूगर की मौलिक आध्यात्मिक शक्ति समाप्त हो जाती है, तो अगर आप शूरवीर होते तो आप क्या करते, और अगर आप जादूगर होते तो आप क्या करते? और फिर उन्होंने कार्तिक से कहा कि उसने इस सवाल का जो जवाब लिखा है उसे अपनी आंसर शीट लेकर पढ़े। कार्तिक और मयंक के बीच की ये बहस किस दिशा में आगे बढ़ेगी? क्या कार्तिक का शक सही है कि नंबर देने में कहीं कुछ गलती हुई है? सीनियर प्रोफेसर के मंच पर बुलाने पर कार्तिक बहुत उत्साहित होकर प्लेटफॉर्म पर गया और उसने अपना जवाब पढ़ना शुरू किया। अगर मैं महाबली शूरवीर योद्धा होता तो मैं अपने हमले तब तक जारी रखता जब तक कि जादूगर की आध्यात्मिक शक्ति पूरी तरह से खत्म नहीं हो जाती और मेरे ताकतवर अंतिम प्रहार के साथ जादूगर की शक्ति और वो खुद समाप्त नहीं हो जाता। और दूसरी तरफ अगर मैं जादूगर होता तो मैं युद्ध के सेकंड हाफ में अपने प्रतिद्वंदी के कमजोर बिंदु को खोजने की कोशिश करता और मौका मिलते ही पूरी ताकत से हमला करता। बहुत से लोग सहमति में सिर हिलाने लगे। उनके लिए कार्तिक का जवाब बेहतरीन था। बहुत से इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स ने इससे मिलता जुलता ही जवाब दिया था, इसलिए सभी सोच रहे थे कि इतना बढ़िया जवाब देने के बाद कार्तिक गलत कहाँ रह गया। यहाँ तक कि मंच पर मौजूद वीआईपी मेहमान भी हैरान रह गए। ये प्रश्न छात्रों की आपात स्थिति के अनुकूल होने की क्षमता का परीक्षण करने के लिए दिया गया था। उनकी नजर में कार्तिक का जवाब बुरा नहीं था। सभी सोच रहे थे कि मयंक ने इस प्रश्न का क्या उत्तर दिया होगा। बूढ़े प्रोफेसर ने मयंक को आवाज दी और उसने कहा कि वो मंच पर आकर अपना जवाब पढ़कर सबको सुनाए। मयंक फौरन अपनी जगह से उठकर मंच पर पहुंचा और अपना जवाब पढ़ते हुए बोला, आदरणीय, अगर मैं महाबली शूरवीर योद्धा होता तो मैं कभी भी अपने प्रतिद्वंदी को जवाबी कार्रवाई का मौका नहीं देता। जब तक वो गिर नहीं जाता मैं लगातार हमला करता ही रहता। और दूसरी तरफ अगर मैं जादूगर की जगह पर होता तो मैं सबसे पहले पवन तत्व को एकत्रित करता और मैं आसानी से बच पाता। अगर मैं किसी और तत्व का जादूगर होता तो मैं अपनी पूरी शक्ति से वंचित होने का नाटक करता, जिससे मेरा प्रतिद्वंदी सोचता कि मेरी शक्ति खत्म हो रही है, और इसके बाद जैसे ही वो थोड़ा लापरवाह होता मैं अपनी पूरी की पूरी शक्ति एक साथ इकट्ठी करके उस पर प्रहार करता और वो एक ही हमला मेरे प्रतिद्वंदी को जमीन पर गिरा देने के लिए काफी होता। बूढ़े प्रोफेसर ने मयंक से पूछा कि उसके इस जवाब की वजह क्या थी। मयंक ने एक पल सोचा और फिर बहुत विनम्रता से जवाब दिया, अगर एक महाबली शूरवीर योद्धा और जादूगर के बीच में लड़ाई होती है तो शूरवीर अपनी शक्ति से जादूगर को खत्म कर सकता है, और अगर ऐसा होता है तो इसका मतलब है कि शूरवीर योद्धा की नींव पहले से ही बहुत मजबूत है। लगातार होते हमलों के बीच कोई भी गलती करने वाला एकमात्र व्यक्ति जादूगर ही होगा। कार्तिक के जवाब में गलती यह है कि अगर जादूगर योद्धा की कमजोरी का पता लगाने में सक्षम होता तो ऐसा उसने पहले ही कर लिया होता। वो युद्ध के सेकंड हाफ तक इंतजार क्यों करेगा? अगर आप चाहते हैं कि आपका प्रतिद्वंदी आगे बढ़कर आप पर हमला करे तो फिर आपको इसकी कीमत भी चुकानी होगी। यानी कि अगर आप डिफेंसिव खेल रहे हैं तो आप खुद अपने प्रतिद्वंदी को एक बेहतर मौका दे रहे हैं। मयंक का जवाब सुनते ही कार्तिक कांप गया, क्योंकि इस तरह से तो उसने सोचा ही नहीं था। मंच पर मौजूद पैनल के सभी लोग सहमति में सिर हिलाने लगे और अब सुनने वाले सभी स्टूडेंट्स को समझ में आ रहा था कि दोनों के जवाबों में इतना बड़ा अंतर ही उनके फाइनल स्कोर में इतने बड़े अंतर की वजह बना था।
यूं ही कुछ और सवाल जवाबों का दौर चला और फिर बूढ़े प्रोफेसर ने कहा कि मैं अपना आखिरी सवाल पढ़ने जा रहा हूं। और उन्होंने सवाल पढ़ा, मार्शल आर्ट एक्सपर्ट्स और जादूगरों के समूह की लड़ाई हो तो कौन जीतेगा, बताइए। कार्तिक खुद एक जादूगर क्लब से था, इसलिए उसका मानना था कि जादूगर मार्शल आर्ट के विशेषज्ञों से बेहतर होते हैं। उसने बहुत अभिमान के साथ जवाब दिया, वैसे तो परिणाम को निर्धारित करना मुश्किल होगा, लेकिन अगर जादूगर अपनी जानकारी के उच्च स्तर पर है और दोनों पक्षों में सदस्यों की संख्या समान है तो निश्चित रूप से जीत जादूगरों की ही होगी। बूढ़े प्रोफेसर ने मुस्कुराकर मयंक से उसके जवाब के बारे में पूछा। मयंक ने बहुत शांति से जवाब दिया कि अगर हम 7 चक्रों की जागृति के बारे में बात कर रहे हैं तो ऐसे में मार्शल आर्ट एक्सपर्ट्स के पास जीत की संभावना ज्यादा है, लेकिन अगर इससे ऊपर जाकर तंत्र और मंत्र की बात कर रहे हैं तो जादूगरों के पास मौका ज्यादा होगा। कार्तिक ने ठंडे स्वर में लगभग मयंक का मखौल उड़ाते हुए कहा, तुम कितनी फनी बात कर रहे हो। अगर हम चक्रों की जागृति के बारे में बात करें तब भी कोई भी मार्शल आर्ट जानने वाला किसी जादूगर के खिलाफ कैसे जीत सकता है। इसके अलावा अगर हम तंत्र मंत्र पर चले जाएं तो जादूगरों के पास बढ़िया मौका नहीं होगा, बल्कि निश्चित तौर से जीत ही उनकी होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। बूढ़े प्रोफेसर ने मयंक से कहा कि वो कार्तिक को अपना जवाब बताए और इस बिंदु को भी समझाए। मयंक ने कार्तिक की तरफ देखते हुए उससे पूछा कि मार्शल आर्ट एक्सपर्ट्स और जादूगरों के बीच किसके पास बेहतर फिटनेस, रफ्तार और सहन शक्ति है। कार्तिक फौरन बोला कि वास्तव में जादूगरों की भी कुछ कमजोरियां हैं, लेकिन मार्शल आर्ट करने वाले लोग जादूगरों के नजदीक कभी नहीं पहुंच सकते। मयंक ने एक बार अपने बूढ़े प्रोफेसर की तरफ देखा। बूढ़े प्रोफेसर ने अपनी आंखें झपकाकर और चेहरा हल्का सा झुकाकर मयंक को इशारा किया कि वो अपनी बात आगे कहे। मयंक बोला, जागृति के साथ नए स्तर पर पहुंचे हुए व्यक्ति पर जादूगर दूर से अपना कोई मंत्र नहीं डाल सकता। अगर मार्शल आर्ट्स करने वाले एक चक्रव्यूह रचते हैं तो फिर जादू करने वालों के पास क्या योजना होगी। कार्तिक ने झल्लाते हुए कहा, यह एक निहायत ही बेवकूफाना सवाल है। वैसे हालात में मैं स्पष्ट रूप से पहले हमला करना चाहूंगा, और हाँ, तुम्हें यह भी बता दूं कि 7 चक्र जागृत करने वाले लोगों की अपेक्षा जादूगरों के पास ज्यादा ताकत होती है और बहुत शक्तिशाली मंत्र होते हैं। मयंक ने उसकी बात से विचलित हुए बिना कहा, मान लो आप हमला करते हो और मैं डिफेंसिव होकर पीछे हट जाता हूं। उसके बाद आप पीछे हटते हैं और मैं आपको चक्रव्यूह में घेर लेता हूं, तो आप क्या करेंगे। मयंक के शब्दों ने कई सीनियर प्रोफेसर्स और यहां तक कि कई सम्माननीय अतिथियों को भी झकझोर कर रख दिया। सभी आश्चर्यचकित थे क्योंकि मयंक बहुत शांति से अपनी युद्ध की योजनाएं बता रहा था, और वॉरक्राफ्ट या युद्ध कौशल सिखाने वाला कोई भी व्यक्ति इस बात को अच्छे से समझता है कि युद्ध की कोई भी योजना गुस्से में नहीं बल्कि शांत दिमाग से सोच समझ कर ही बनाई जा सकती है। अगर युद्ध का बहुत अनुभव रखने वाले किसी व्यक्ति ने ये बातें कही होती तो किसी को हैरानी नहीं होती, लेकिन ये शब्द नालंदा यूनिवर्सिटी के अनुभवहीन युवक मयंक के थे। उसकी युद्ध रणनीति ने मार्शल आर्ट एक्सपर्ट और जादूगरों दोनों की ताकत और कमजोरियों के साथ साथ इनके बारे में मयंक की डिटेल्ड समझ को दिखाया और ये भी बताया कि वो इस ज्ञान को अपनी योजनाओं में शामिल करने के लिए सक्षम था। सबसे ज्यादा प्रभावित करने वाली बात सबको ये लगी कि मयंक की रणनीति बहुत शानदार थी। जहां आक्रमण करना है वो अटैक करने के लिए तैयार था, और कहां डिफेंसिव होना जरूरी है उसे इस बात का भी पता था। इसके अलावा वो अपने मार्शल आर्ट एक्सपर्ट्स की फिटनेस, सहन शक्ति और रफ्तार को लेकर भी जागरूक था, और यही चीज उन्हें जादूगरों की तुलना में हमेशा तेज बनाती है। कार्तिक को इस बिंदु को समझाने के बाद मयंक ने कार्तिक से कहा कि 7 चक्र जागृत करने के बाद जादूगर दूर से हमला नहीं कर सकते हैं, इसलिए ऐसी हालत में फंसने पर जादूगर को ज्यादा कुछ नहीं करना होता, उसे सिर्फ खुद ही अपनी शक्ति को समाप्त कर देना होता है। कार्तिक अभी भी हार मानने के मूड में नहीं था। उसने कहा कि 7 चक्र जागृत कर लेना मनुष्य को बहुत ऊंची और परिष्कृत अवस्था में ले जाता है। अगर जादूगर अपनी आध्यात्मिक शक्ति को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो वो भी ताकत, सहन शक्ति और रफ्तार में मार्शल आर्ट एक्सपर्ट से कभी नहीं हारेंगे। और मयंक ने उससे कहा कि तुमने सबसे पहले यही तो कहा था कि जागृति और चक्रों की अवहेलना करके जादूगर केवल अपने तंत्र मंत्र पर काम करेंगे, और मैं शुरू से यही कह रहा हूं कि एक बार जब जादूगर चक्र जागृत करते समय 6ठे चक्र तक पहुंच जाते हैं तो उन्हें अपनी ओरिजिनल आध्यात्मिक शक्तियों के साथ साथ स्वर्ग और पृथ्वी के बीच मौजूद दूसरी आध्यात्मिक शक्ति को नियंत्रित करना सीखना चाहिए। इस पर ध्यान फोकस किए बिना वो कुछ नहीं कर पाएंगे। उन्हें टोना टोटका में प्रशिक्षण पर ध्यान देना होगा, क्योंकि जितनी ऊर्जा वो अपनी उन्नति के लिए लगा सकते हैं वो बहुत सीमित है।
दूसरी तरफ मार्शल आर्ट एक्सपर्ट के लिए ये समस्या नहीं है। वो जितनी मेहनत करेंगे उनके लिए उतना ही बेहतर होगा, क्योंकि उनका स्किल और फिटनेस बढ़ती जाएगी। मयंक ने बहुत साधारण शब्दों में डिटेल में कार्तिक को सब कुछ समझाया और उसे ये एहसास कराया कि वो जादूगरों के बेहतर होने की बात पर अड़ा हुआ था, लेकिन जो ज्यादा मेहनत करेगा वही क्लब बेहतर होगा। जस्ट बिकॉज आप एक क्लब से हैं, इसलिए आप ये नहीं कह सकते कि वही लोग जीतेंगे। बूढ़े प्रोफेसर ने अपना चश्मा ठीक किया और दोनों स्टूडेंट्स को कहा, बस काफी हो गया, अपनी अपनी जगह पर जाइए। मार्शल आर्ट एक्सपर्ट्स के लिए साधना के ऊंचे स्तरों पर जाकर जीतना आसान क्यों हो जाएगा? इसके पीछे का कारण जानने के लिए आप खुद मेहनत कीजिए। याद रखें, खुद को और दूसरों को समझना ही जीत की असली कुंजी है। बलवान कोई भी हो सकता है, चाहे वो किसी भी आर्ट को सीखे। और कार्तिक, अगर हम आपको मयंक के खिलाफ उचित परिस्थितियों में लड़ाई में खड़ा करते हैं तो इस तैयारी के साथ आपका हारना तय है। भाई नालंदा यूनिवर्सिटी की ये लिखित परीक्षा इतनी महत्व यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने थर्ड बॉस को हरा दिया और फोर्थ बॉस हमें यहाँ पर मिलेगा, जहाँ पर 2 स्टार नहीं है मेरे पास। यही फोर्थ बॉस सबसे ज़्यादा पावरफुल था। पावरफुल तो नहीं, पर उसका मारने का सिस्टम काफ़ी ज़्यादा अलग है। लास्ट बॉस भाई, वो तो खुद अपने आप को ही मारना पड़ेगा। तो यहीं पे मैं स्टॉप करता हूँ, बाकी बाद हो सकता था कि वो अपनी पहली ही लिखित परीक्षा में पूरी यूनिवर्सिटी में पहला स्थान हासिल कर लेगा। कार्तिक मयंक के पास आया और बोला, मैंने आज तक तुमसे जो कुछ भी कहा था मैं उन शब्दों को वापस लेता हूँ। मुझे लगता है कि तुमने जो 2 साल बर्बाद किए हैं उनमें तुमने बहुत कुछ सीखा है, लेकिन अगर ऐसा है भी तो कागज पर लिखी हुई हर बात तब तक बेकार है जब तक तुम शारीरिक रूप से सक्षम नहीं हो। तब इस सारे ज्ञान का कोई फायदा नहीं है। बिना किसी शक्ति के तुमको हराना किसी के लिए भी एक चींटी पर पैर रखने जितना ही आसान होगा। क्या कार्तिक का मयंक से अभी भी बहस करना ठीक है? क्या होगा अगर कार्तिक के उकसाने पर इन दोनों में यही झगड़ा शुरू हो गया? जानने के लिए सुनते रहिए महाबली मयंक। सिर्फ मयंक ने एक पल ध्यान से कार्तिक की बात सुनी। आज तुम्हें जितनी शर्मिंदगी हुई है उसके बाद तुम खुद को बेहतर महसूस कराने की कोशिश कर रहे हो क्या? कितनी शर्म की बात है। क्या तुम वाकई चाहते हो कि मैं तुम्हें एक चींटी समझकर तुम पर कदम रख दूं? मयंक के इतना कहते ही कौस्तुभ खड़ा हो गया। उसका लंबा चौड़ा बलशाली शरीर कार्तिक के सामने था। पतले दुबले मरियल से कार्तिक का दम एक पल में घोटने के लिए कौस्तुभ का एक मुक्का ही काफी था। पलक झपकते ही कार्तिक के हाव भाव बदल गए और अब वो पहले से भी बदतर लग रहा था। बेशक उसने कौस्तुभ के बारे में बहुत कुछ सुना था। इस लड़के कौस्तुभ ने 2 साल पहले एक सीनियर स्टूडेंट के सारे दांत सिर्फ इसलिए तोड़ दिए थे क्योंकि उसने उसके दोस्त मयंक का अपमान किया था। और यही नहीं, मुक्का मारकर उसके दांत तोड़ने के बाद कौस्तुभ ने उसे कॉलर से पकड़कर यूनिवर्सिटी के गेट से बाहर भी फेंक दिया था। तब से किसी भी स्टूडेंट की हिम्मत नहीं होती थी कि कौस्तुभ की मौजूदगी में वो मयंक का अपमान करने के बारे में सोचे भी। समय बीतने के साथ बहुत से लोग इस हादसे के बारे में भूल गए थे, लेकिन कार्तिक को ये याद था। वो फौरन एक कदम पीछे हट गया। उसने मयंक को गुस्से में देखा और बोला कि वो उसे कल देख लेगा, और इतना कहकर वहां से निकल गया। जाने से पहले कार्तिक शाश्वती पर एक भरपूर नजर डालना नहीं भूला। वो अभी भी चुपचाप मयंक के बगल में बैठी हुई थी। शाश्वती के सामने अपनी बेइज्जती को कार्तिक के लिए आसानी से स्वीकार करना मुश्किल था और इसीलिए उसका मूड बहुत ज्यादा खराब हो चुका था। वो फौरन वहां से निकल गया। मयंक ने देखा कि समीर अभी भी अपनी जगह पर बैठा उसे ही देख रहा था। मयंक को याद आया कि समीर ने उसे आज क्या कुछ नहीं सुनाया था, और इसके बाद उसने समीर को एक व्यंग्यात्मक मुस्कान दे दी। ये मुस्कान
समीर को ये बताने के लिए काफी थी कि बिना कुछ कहे भी मयंक उसे ताना मार रहा था। समीर को गुस्सा आ गया और वो बोला, पूरे 2 साल तक तू छुपे रुस्तम की तरह अपना राज छुपाने में बहुत अच्छे से सफल रहा। भले ही तूने अपना बिल्कुल भी स्पिरिचुअल या मेंटल डेवलपमेंट नहीं किया है, फिर भी तूने परीक्षा में बड़े अच्छे नंबर ले लिए। लेकिन ये याद रखना कि इसके बावजूद कुछ नहीं बदला है। आज भले ही तू फर्स्ट आ गया हो, लेकिन आने वाले दिनों में तू हार कर वापस अपनी पुरानी हालत पर जाने वाला है। अगर तूने फिर से अच्छा परफॉर्म नहीं किया तो तुझे यूनिवर्सिटी से निकाल तो दिया ही जाएगा। सोच, कितना मजा आएगा जब तू अपना सामान उठाकर सिर झुकाए यूनिवर्सिटी के मेन गेट से बाहर चलकर जा रहा होगा। मयंक ने सिर्फ एक शब्द कहा, बेवकूफ, और यह शब्द समीर के चेहरे की मुस्कान छीनने के लिए काफी था। इस एक शब्द ने उसे याद दिला दिया कि मयंक ने पिछली बार भी क्लास में सबके सामने उसकी बेइज्जती की थी। समीर के मुंह से मयंक के लिए सीधे गाली निकली, साला हरामी, पता नहीं अपने आप को क्या समझता है। मयंक ने मुस्कुराकर तो आप देख सकते हो मुझे यहाँ पर ये मिल गया है और इसका काम है फ्रीजिंग करना। ये देख सकते हो, इस पर मैं ट्राई करके दिखा दूंगा। यहाँ पर फाइनली मिल ही गया साले मुझे। फ्रीज वाला ये ऐसा है, यहाँ इसे आप हमें सब जगह यूज कर सकते हैं। तीनों में से कहीं पर भी यूज कर ले, ये सबको अच्छा लग जचता है। ये देखो फ्रीज, मतलब मैं तलवार पे यूज कर लेता हूँ। यहाँ पे देखते हैं क्या होता है। चलो तरफ देखा। इस वक्त वो घमंड और गर्व से भले ही मयंक ने आज कमाल कर दिया था, लेकिन अगले दिन जो प्रतिस्पर्धा होनी है और परीक्षाएं होने वाली थीं, उसमें वो निश्चित तौर पर फेल होकर इस यूनिवर्सिटी से बाहर होने वाला था। सच में क्या होना था ये तो कोई नहीं जानता था, लेकिन दिल बहलाने के लिए ये ख्याल अच्छा था। जब स्टूडेंट्स को मैदान से चले जाने का आदेश मिला तो मयंक और कौस्तुभ वहां से दर्शक दीर्घा की तरफ निकल पड़े, जहां मयंक के पिता हर्षवर्धन उनका इंतजार कर रहे थे। मयंक के करीब आते ही उसके पिता उत्साह से बोले, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। यकीन नहीं होता कि तुम मेरे ही बेटे हो। इरावती के पिता भी खड़े हुए और उन्होंने हंसते हुए कहा, शुक्र है कि तुम खुश हो, वरना अभी थोड़ी ही देर पहले तो तुम दुआएं मांग रहे थे कि तुम्हें मयंक की जगह अगर इरावती जैसी एक बेटी हुई होती तो ज्यादा अच्छा होता। अब वो सारे शब्द कहाँ गायब हो गए। वैसे मयंक बेटा, तुमने वाकई आज कमाल कर दिया। तुमने तो इरावती को भी पीछे छोड़ दिया, बधाई हो। मयंक के पिता मुस्कुराए और उन्होंने शौर्य प्रताप से कहा कि ऐसी कोई बात नहीं थी। इरावती ने भी अच्छा परफॉर्म किया था और दोनों मुस्कुराने लगे। मयंक के पिता ने उसे अपने पास बुलाकर कहा कि वो उससे कुछ बात करना चाहते थे। जब वो दर्शकों की भीड़ से थोड़ा दूर अकेले में पहुंच गए तो मयंक के पिता ने उससे कहा, मुझे सच सच बताओ, तुम इरावती के प्रति ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे हो? क्या तुम्हें कोई और लड़की पसंद आ गई है? और मुझे ईमानदारी से सच सच बताना। मयंक को अपने पिता का सवाल बहुत अजीब लगा। उसे लगा कि शाश्वती ने उसे जो प्यारी मुस्कान दी थी, शायद उसके पिता ने भी देख ली और उन्हें कोई गलतफहमी हो गई है। इस वक्त वो कुछ भी जवाब देने की हालत में नहीं था, तो उसने अपने पिता से कहा, अगर आप मेरा रिलेशनशिप स्टेटस जानना चाहते हैं तो ये अभी कॉम्प्लिकेटेड है। मैं इस बारे में अभी कुछ भी नहीं कह सकता। आप इस बात को छोड़ दें, मैं खुद ही निपट लूंगा। मयंक के पिता एक पल सोचते रहे और फिर उन्होंने उससे कहा, ठीक है, मैं इस बात के लिए तुम पर विश्वास कर सकता हूँ, तुम खुद देख लेना। लेकिन मुझे कल के लिए बहुत चिंता है। लिखित परीक्षा तो तुमने पास कर ली, लेकिन कल क्या होगा? बाप बेटे के बीच हल्की फुल्की बातचीत के बाद मयंक ने गंभीर होकर अपने पिता से पूछा, पापा,
क्या हमारे परिवार के वंश में कोई ऐसा व्यक्ति हुआ है जिसने अपने सातों चक्र जागृत करके पंच तत्वों की ताकतों को भी प्राप्त किया हो और वो जादू और मंत्रोच्चार में भी अच्छा हो? हर्षवर्धन को अब एहसास हुआ कि क्या हो रहा था। उन्होंने अपने बेटे से कहा कि ऐसा कमाल उनके परिवार के वंश में रह चुका था। मयंक के चेहरे पर दर्द के भाव देखकर उन्होंने अपनी हथेली पीछे हटा दी। मयंक बोला, क्या कर रहे हो पापा? खैर, अच्छा आप मुझे ये बताइए कि अगर हमारे परिवार के पूर्वज बहुत महान रह चुके हैं तो फिर हमारे बीच में मैं अकेला ही क्यों हूं जिसमें कोई विशेष प्रतिभा जागी है? मयंक के पिता ने बात को हल्के में लेते हुए कहा कि ये सब उनकी कोशिशों के कारण हुआ था। मयंक ने गुस्से में मुंह फेर लिया। उसे अपने पिता पर गुस्सा आ रहा था, लेकिन उसके पिता ने कहा कि वो जाकर मयंक के कोच को ये खुशखबरी सुनाएंगे क्योंकि वो मयंक के लिए बहुत ज्यादा खुशी महसूस करेंगे और ये भी हो सकता था कि मयंक के चक्र जागृत होने की बात सुनकर वो अगले ही दिन आकर उससे मिल भी लें। ये बात सुनते ही मयंक की आंखों में उम्मीद की चमक जाग गई। उसे याद आया कि जब वो छोटा बच्चा था तब उसके कोच, जो उसके गॉडफादर भी थे, उन्होंने मयंक से कहा था कि एक दिन उसके सभी चक्र जागृत होंगे। अब ऐसा हो गया था। मयंक अपनी सफलता के बारे में जानने के बाद अपने कोच के चेहरे की खुशी को देखने के लिए इंतजार नहीं कर सकता था। जब ये दोनों बातें कर रहे थे तो शौर्य प्रताप ने भी अपनी बेटी से बात करना शुरू किया। उनकी बातें इरावती की पढ़ाई लिखाई और उसकी परफॉर्मेंस से होती हुई इरावती और मयंक के रिश्ते तक पहुंच गई और उन्होंने साफ साफ इरावती से पूछ लिया कि क्या उससे पता था कि मयंक ने शाश्वती से बातचीत करना कब से शुरू किया था और क्या शाश्वती से मिलने के बाद से मयंक इरावती के साथ बुरा व्यवहार करने लगा था। शौर्य प्रताप की आवाज और लहजे से साफ पता लग रहा था कि वो बहुत नाराज थे। उन्होंने अपनी बेटी से कहा, रिश्ते तब चलते हैं जब आप उन्हें संभाल कर रखते हैं। तुम मयंक को सालों से जानती हो। तुम लोग हमेशा आपस में बहस और मजाक करते रहते हो। कभी भी ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए जिसके बारे में तुम आपस में बैठकर बात ना कर सको। तुम दोनों के बीच में अगर कोई तीसरा कदम रखने की हिम्मत कर रहा है और ये तुम्हारी तरफ से हो रहा है तो ये बहुत बड़ी अशिष्टता है। अगर यूं छोटी छोटी बातों पर झगड़ा कर तुम भी मुंह मोड़ लोगी तो रिश्ते की विदाई समझ लो। जहां तक मयंक की बात है, वो तो बचपन से ही ऐसा है, हमेशा मजाक करता रहता है और उसे अपनी लिमिट बचपन से ही समझ नहीं आती है। क्या इरावती को होगा मयंक के प्रति अपने गलत व्यवहार का एहसास? क्या वो मयंक से कर पाएगी? ये तो बिल्कुल साफ था कि इरावती के पिता उसके और मयंक के झगड़े से बिल्कुल भी खुश नहीं थे। उन्होंने इरावती को डांटते हुए कहा, वो तुमसे साथ में पढ़ाई करने और प्रतिस्पर्धा की तैयारी करने की बात करने के लिए आया था और तुमने क्या किया? साथ में किसी चीज की तैयारी करने और डेट पर जाने में बहुत फर्क है। और जहां तक कौस्तुभ की बात है तो वो तुमसे नाराज कैसे नहीं होगा? तुमने सबके सामने उसे और मयंक को अनफ्रेंड किया और ये सब होने के बाद में तुमने आकाश से बात की। क्या अब तुमने मयंक के बारे में सोचना बंद कर दिया है? और तुमने उसके साथ जो भी व्यवहार किया है वो उसे कैसे भुला पाएगा? कभी सोचा है? इरावती को साफ साफ समझ आ गया कि उसके पिता का इशारा किस तरफ था। उसने अपने पिता से कहा, आकाश और मेरे बीच कुछ भी नहीं चल रहा है। आप तो जानते ही हैं कि माया मेरी बेस्ट फ्रेंड है और आकाश उसका कजन है, इसलिए हम दोनों केवल साथ में शिकार वाली प्रतिस्पर्धा में इकट्ठे भाग लेने गए थे और कुछ भी नहीं। अच्छे ग्रेड लाने के लिए मैं किसी इंटेलिजेंट स्टूडेंट का साथ चाहती थी और कुछ भी नहीं। इसके बाद इरावती ने और मजबूती के साथ अपनी बात कही। वो बोली, मुझे भी अच्छे से पता है कि मयंक को हर बात पर मजाक करना और चुटकुले बनाना पसंद है पापा, लेकिन अब हम दोनों बड़े हो गए हैं। उसने जिस तरीके का मजाक किया वो भी पूरी क्लास के सामने, डेफिनेटली उसने अपनी लिमिट क्रॉस की। मुझे लगता है कि माया का कहना बिल्कुल ठीक है कि हमें कुछ समय के लिए एक दूसरे से दूरी बनाकर रखनी चाहिए। शौर्य प्रताप ने अपनी बेटी को समझाते हुए कहा, तुम्हारी पसंद का भी हमने ध्यान रखा, लेकिन तुमने मुझे शर्मिंदा किया है इरावती। इरावती बहुत मजबूत और स्ट्रॉन्ग हेडेड लड़की थी, लेकिन इसके बावजूद वो अपने आप को रोने से नहीं रोक पाई।
क्योंकि उसने शायद ही कभी अपने पिता को अपने साथ इस तरह सख्त होते देखा था। वो बहुत असहज महसूस कर रही थी। उसने अपने पिता की तरफ देखा और बोली, मुझे उम्मीद है कि मैंने जो कुछ भी किया उससे आपके और हर्षवर्धन अंकल के रिश्ते खराब नहीं हो रहे हैं। हम दोनों ही अब बड़े हो गए हैं और हमारी पसंद नापसंद बदलने लगी है। यकीन मानिए, हमें अपनी पसंद पर कभी भी पछतावा नहीं होगा। शौर्य प्रताप ने गुस्से में अपनी बेटी से कहा, लड़की, कहना मानना सीखो। क्या तुम्हें एहसास भी है कि जो कुछ भी तुम कर रही हो वो अपनी हर्ट फीलिंग्स को छुपाने का एक मैकेनिज्म था? मयंक के रूखे व्यवहार से तुम हर्ट थी और इसलिए तुमने उसे इतने भयानक तरीके से सबके सामने रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि तुमको कहीं ना कहीं लगा था कि तुम उसकी लीग से बाहर हो गई हो। तुम्हें लगता है कि तुम कोई भी डिसीजन लेने के लिए बहुत मैच्योर हो, लेकिन तुम्हें यह भी बताना चाहूंगा कि दोस्ती इस दुनिया की सबसे खूबसूरत चीज है। उसके बिना जिंदगी में कुछ नहीं है। आगे क्या होगा न मैं जानता हूं न तुम, लेकिन मयंक की दोस्ती को खोने का तुम्हें कभी न कभी पछतावा जरूर होगा। अगर मयंक पहले की तरफ फिसड्डी बन जाता है तो शायद तुम्हें कभी दुख ना हो, लेकिन जिस तरह से वो आज स्टार बनकर चमका है, अगर वो फ्यूचर में भी ऐसा परफॉर्म करता रहेगा तो मुझे दिल पर हाथ रखकर बताना, क्या तुम्हें अपने किए पर थोड़ा सा भी पछतावा नहीं होगा? हालांकि इरावती को अपने किए पर इस वक्त कोई पछतावा नहीं था, लेकिन अपने पिता का गुस्सा देखते हुए और उनकी भावनाओं का सम्मान करते हुए इरावती ने उनसे कह दिया कि हाँ, उसे अपने किए पर पछतावा था, खास तौर पर बदले हुए मयंक को देखने के बाद। और इसके बाद वो चुप रही। उसके पिता अभी भी अपनी बात पर अड़े हुए थे। वो बोले, मैंने मयंक को बचपन से देखा है। ऊपर ऊपर से वो बहुत आलसी और लापरवाह दिखता है, लेकिन अंदर से वो एक चीते की तरह फुर्तीला और चौकन्ना है। वो इस यूनिवर्सिटी में पिछले 2 सालों से दूसरों का अपमान सह रहा है। क्या तुम्हें नहीं लगता कि कोई और होता तो वो अपनी सहनशीलता खो देता? मयंक ने बहुत ज्यादा सहनशीलता दिखाई है। वो कोई सामान्य लड़का नहीं है जिसके खोने पर तुम्हें कोई पछतावा नहीं होगा, और मेरी ये बात हमेशा याद रखना। इसके बाद शौर्य प्रताप राठौड़ ने अपनी बेटी को विदा दी और अपने दोस्त के साथ वापस लौट गए। इरावती के कानों में अपने पिता के शब्द गूंज रहे थे, लेकिन वो वापस छात्रावास में चली गई। मयंक भी चलता हुआ छात्रावास की तरफ आ रहा था कि उसे मिस लोपामुद्रा दिखाई दी। मिस लोपामुद्रा को देखते ही मयंक ने अपनी तर्जनी उंगली से ऊपर आसमान की ओर इशारा किया। आत्मविश्वास की मजबूत भावना के साथ वो मुस्कुराया। उसके इशारे का मतलब था कि बस थोड़ा इंतजार करें और फिर देखिएगा मैं क्या करता हूं। मिस लोपामुद्रा ने उसे देखा और वो जल्दी वापस चली गई। मयंक ने जो भी किया उससे वो बहुत परेशान थी। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि ये लड़का क्वार्टरली परीक्षा की लिखित परीक्षा में सफल हो सकता है। उसका सिर ये सोचकर चकरा रहा था कि कहीं ये मयंक कल और एक चमत्कार न कर बैठे, और अचानक उसने महसूस किया कि उसके दिल में उम्मीद और अपेक्षाओं की एक अजीब सी नई भावना जाग गई है। धीरे धीरे भीड़ यूनिवर्सिटी के दरवाजे से बाहर चली गई और मैदान शांत हो गया। हालांकि कल ये जगह आज से भी ज्यादा व्यस्त होने वाली है। ये परीक्षा और इससे जुड़ी गतिविधियां पूरे शहर का ध्यान हमेशा से खींचती रही है। सारे रिजल्ट्स की घोषणा होने के बाद यूनिवर्सिटी के बाहर खड़ी भीड़ को जब पता चला कि मयंक ने आज कितना कमाल किया है, तो किसी के लिए भी ये विश्वास करना आसान नहीं था कि शाश्वती और कार्तिक जैसे इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स को हराकर मयंक जैसे बच्चे ने जीत हासिल की थी। लोग इस कुख्यात लड़के को पहले से जानते थे, लेकिन उसकी बेसिर पैर की हरकतों और उसकी बेशर्मी के कारण, इस चमत्कार के कारण सभी लोग रोमांचित महसूस कर रहे थे। दोपहर के भोजन के समय नालंदा यूनिवर्सिटी की मेस के अलावा कैंपस में बने हुए अलग अलग छोटे रेस्टोरेंट भी पूरी तरह से भरे हुए थे। यूनिवर्सिटी के मुख्य द्वार के बगल में एक बहुत बड़ा फैंसी रेस्टोरेंट बना हुआ था, जिसके अंदर एक ग्रुप बैठा हुआ अपनी योजनाएं बना रहा था। रेस्टोरेंट के फैमिली रूम में आकाश नंदा अपने परिवार के सदस्यों के साथ बैठा हुआ था। आकाश की कजन माया के पिता
रोशन लाल नंदा इस बड़े से परिवार के मुखिया थे और वही इस फैमिली मीटिंग का नेतृत्व कर रहे थे। उनके साथ एक और बुजुर्ग व्यक्ति भी बैठे हुए थे। इन दोनों की बातचीत से साफ था कि ये दोनों भी कभी नालंदा यूनिवर्सिटी में ही पढ़ते थे और पढ़ते वक्त बहुत काबिल स्टूडेंट्स में गिने जाते थे। रोशन लाल बोले, आज भी कभी कभी मेरा मन करता है कि मैं फिर से वही लापरवाह जवान लड़का बन जाऊं, लेकिन अब यह असंभव है। अब मैं दुनियादारी और फैमिली की जिम्मेदारियों से दब चुका हूं और वो जुनून जो मेरे पास हुआ करता था, अब वो जैसे कहीं गायब हो गया है। रोशन लाल से बात कर रहे बुजुर्ग व्यक्ति ने कहा, क्या आप वाकई सीरियस हैं? जरा खुद को देखिए, आप ये कितने प्यारे और प्रभावशाली परिवार के मुखिया हैं। इतनी ताकत होते हुए भी आप कितने विनम्र हैं, और मैं तो बस यूनिवर्सिटी में यहां से वहां घूमता रहता हूं और अपने छात्रों को कुछ तंत्र मंत्र सिखा देता हूं, बस इतना ही। दरअसल ये विनम्र बुजुर्ग आदमी यूनिवर्सिटी में यूं ही इधर उधर घूमता नहीं रहता था। ये पृथ्वी तत्व के क्लब के निदेशक रोमिल नदुम परम्बिल थे, जो कि जादू टोना और तंत्र मंत्र में पारंगत थे। यानी ये यूनिवर्सिटी की 7 विशेषज्ञता वाली शाखाओं में से एक के हेड होने के साथ ही एक जाने माने और बहुत काबिल टीचर्स में से एक थे, जो अपने काम के विशेषज्ञ थे। जब उन्होंने अपने आप को मामूली कहा तो रोशन लाल मुस्कुराते हुए बोले, अरे आप रहने दीजिए, सबको पता है कि आप कितने महत्वपूर्ण पद पर हैं। वैसे मुझे किसी काम में आपकी मदद की जरूरत है। जब रोमिल नदुम परम्बिल ने पूछा कि वो किस तरह की मदद चाहते थे, तो रोशन लाल बोले, आपसे तो कुछ भी छुपा हुआ नहीं है। आप मेरे परिवार की स्थिति को जानते ही हैं। कल फर्स्ट आने के लिए जबरदस्त प्रतिस्पर्धा होगी। मेरे भाई के बेटे आकाश के बहुत से क्लासमेट उसके खिलाफ कल प्रतिस्पर्धा में उतर रहे हैं, लेकिन यकीन मानिए, कल की परीक्षा हारने का जोखिम हमारा आकाश नहीं उठा सकता। हो सकता है कि आज वो अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाया हो, लेकिन मुझे कल के लिए बेहतर तैयारी करने में उसकी मदद करनी होगी। आप जानते हैं कि वो प्रतिभा और शक्ति में कम नहीं है। वो 17 साल की उम्र में ही 7वें चक्र को जागृत करने ही वाला है और उसके बाद परीक्षा भी दे रहा है। अगर वो कल परीक्षा नहीं देता है तो अफवाहें और आलोचना हमारे परिवार की इज्जत को बर्बाद कर देंगी। बहुत काबिल और पुराने यूनिवर्सिटी टीचर होने के साथ साथ रोमिल नदुम परम्बिल परीक्षाओं के महत्व और उनकी सच्चाई को समझते थे। हालांकि वो रोशन लाल की बातों से प्रभावित नहीं हुए थे, लेकिन वो ये तो समझ ही रहे थे कि रोशन लाल अपने बेटे की खातिर उनसे याचना कर रहे थे। उन्होंने रोशन लाल जी से कहा, आपको तो पता ही होगा कि इस परीक्षा में भाग लेने वाले ज्यादातर स्टूडेंट्स 6ठे चक्र तक पहुंच गए हैं। बस आप ये कोशिश कीजिए कि कल की वाद विवाद प्रतियोगिता में आकाश बहुत अच्छा प्रदर्शन करे। अगर वो ऐसा करता है तो मैं पैनल से उसे चैंपियन बनाने के लिए कुछ ठोस तर्क रखकर उसकी सिफारिश कर पाऊंगा। रोशन लाल ने शाश्वती को लेकर अपनी असुरक्षा को जाहिर किया और बोले, शाश्वती भी कल इस वाद विवाद प्रतियोगिता में भाग ले रही है और निश्चित रूप से चैंपियन वही बनेगी। लेकिन अगर किसी कारण से कल वो प्रतियोगिता में नहीं पहुंच पाई तो निश्चित रूप से मेरे बेटे का ही सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन होगा और वो फर्स्ट आ जाएगा। मैं ये कहना चाहता हूं कि वो आप ही हैं जो कल इन बच्चों का भविष्य तय करेंगे। अगर आपको भविष्य में अपने क्लब या किसी और काम के लिए कुछ कैपिटल, मेरा मतलब है धन चाहिए या कुछ भी चाहिए तो मुझे बताइएगा, मैं सब संभाल लूंगा। रोमिल नदुम परम्बिल समझ गए थे कि रोशन लाल उन्हें रिश्वत पेश कर रहे थे। उन्होंने कहा, आप निश्चिंत रहिए, समझ लीजिए कि आपका काम अब मेरा काम है। रोशन लाल ने अपने माथे का पसीना पोंछा और बोले, आकाश हमारे खानदान में एक लौता लड़का है। कल सुबह जब हमारा बेटा एग्जामिनेशन हॉल में कदम रखेगा, मदद करना। रोशन लाल ने रोमिल नदुम परम्बिल से हाथ मिलाया और दोनों ने अपना अपना शराब का प्याला उठाया और पूरा पी लिया। दरअसल इस कमरे के अंदर बड़े ही सौहार्दपूर्ण ढंग से
एक गहरी साजिश रची जा रही थी। क्या होगा इस साजिश का परिणाम? क्या प्रोफेसर रोमिल नेदुम परम्बिल का ईमान डोल जाएगा या वो सच का साथ देंगे? जानने के लिए सुनते रहिए महाबली मयंक, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। मयंक ने एक पल ध्यान से कार्तिक की बात सुनी। आज तुम्हें जितनी शर्मिंदगी हुई है, उसके बाद तुम खुद को बेहतर महसूस कराने की कोशिश कर रहे हो क्या? कितनी शर्म की बात है। क्या तुम वाकई चाहते हो कि मैं तुम्हें एक चींटी समझकर तुम पर कदम रख दूं? मयंक के इतना कहते ही कौस्तुभ खड़ा हो गया। उसका लंबा चौड़ा बलशाली शरीर कार्तिक के सामने था। पतले दुबले मरियल से कार्तिक का दम एक पल में घोटने के लिए कौस्तुभ का एक मुक्का ही काफी था। पलक झपकते ही कार्तिक के हाव भाव बदल गए और अब वो पहले से भी बदतर लग रहा था। बेशक उसने कौस्तुभ के बारे में बहुत कुछ सुना था। इस लड़के कौस्तुभ ने 2 साल पहले एक सीनियर स्टूडेंट के सारे दांत सिर्फ इसलिए तोड़ दिए थे क्योंकि उसने उसके दोस्त मयंक। ये तो बिल्कुल साफ था कि इरावती के पिता उसके और मयंक के झगड़े से बिल्कुल भी खुश नहीं थे। उन्होंने इरावती को डांटते हुए कहा, वो तुमसे साथ में पढ़ाई करने और प्रतिस्पर्धा की तैयारी करने की बात करने के लिए आया था और तुमने क्या किया? साथ में किसी चीज की तैयारी करने और डेट पर जाने में बहुत फर्क है। और जहां तक कौस्तुभ की बात है तो वो तुमसे नाराज कैसे नहीं होगा? तुमने सबके सामने उसे और मयंक को अनफ्रेंड किया और ये सब होने के बाद में तुमने आकाश से बात की। क्या अब तुमने मयंक के बारे में सोचना बंद कर दिया है? और तुमने उसके साथ जो भी व्यवहार किया है वो उसे कैसे भुला पाएगा? कभी सोचा है? इरावती को साफ साफ समझ आ गया कि उसके पिता का इशारा किस तरफ था। उसने अपने पिता से कहा, आकाश और मेरे बीच कुछ भी नहीं चल रहा है। आप तो जानते ही हैं कि माया मेरी बेस्ट फ्रेंड है और आकाश उसका कजन है, इसलिए हम दोनों केवल। ओह, फाइनली मार दिया। 2-3 के ट्राई के बाद मारा हूँ मैंने इसे। इसका मेनली बहुत जल्दी इसे हराना पड़ता है और क्योंकि इसका शील्ड बार बार एक्टिवेट हो जाता है। इसका जो शील्ड है ना बार बार एक्टिवेट हो जाएगा। फाइनली 4th ब्लेड भी मुझे मिल गया। अब इन चारों को जॉइन करने के बाद एक पावरफुल तलवार माया मिलेगा अभी मुझे। चैम्बर ऑफ पावर। इसका मेनली कहाँ होता है मैं भूल गया हूँ, चलो थोड़ा सा ढूंढना पड़ेगा मुझे। पता नहीं कहाँ होता है यार।
तो यहीं पर हम सबको मिलाएंगे। बूम। Imaginable shot. अब हम जाने वाले हैं कहानी के मेन सोर्स ढूंढने। नई जर्नी स्टार्ट यहाँ से होता है, जहाँ से शुरू हुआ था। बॉस 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 स्टार्ट। तुम ड्रैगन पावर और उसकी रिहाई पर काम करने के बारे में सोच रहे हो? मयंक ने हंसते हुए पूछा कि इसमें कोई समस्या थी क्या? कर्मचारी ने अपनी हंसी को छिपाने की कोशिश करते हुए कहा, नहीं नहीं, तुम्हारे लिए ये किताब बिल्कुल परफेक्ट है। तुम यही सब्जेक्ट चुनो और इसी पर अपनी प्रस्तुति देना। मयंक की एक खास बात यह थी कि छोटी मोटी बातें कह के या करके उसे परेशान नहीं किया जा सकता था। उसने अपनी किताब उठाई और दूसरी तरफ चल दिया, और उसके जाते ही उसके बारे में हंसी और गपशप का दौर चल पड़ा। स्टूडेंट्स आपस में बातें करते हुए एक दूसरे से कह रहे थे कि क्या मयंक यहाँ पर सिर्फ शो ऑफ करने के लिए आया था, जबकि उसका इरादा वाकई लाइब्रेरी में कोई अच्छी किताब ढूंढकर जानकारी प्राप्त करने का था। कुछ स्टूडेंट्स का यह भी कहना था कि ड्रैगन पावर की रिहाई वाला सब्जेक्ट बहुत ज्यादा धांसू है, और लिखित परीक्षा में नंबर 1 पर आने वाले स्टूडेंट के लिए ये परफेक्ट चॉइस थी। सभी स्टूडेंट जानते थे कि जिसकी बात की जा रही है वो मयंक है, और वो कभी भी कोई सीधी सरल चीज तो करेगा ही नहीं। एक बात पर सभी मयंक पूरी तल्लीनता से किताबें ढूंढने में व्यस्त था। माया उसे देखकर बोली, कितना बड़ा ढोंगी है। माया को गुस्सा आया कि मयंक किताबें ढूंढने का नाटक कर रहा था। उसने इरावती को एक तरफ बुलाया और कहा कि भले ही आज मयंक पहले स्थान पर आया था, लेकिन ये सिर्फ एक लिखित परीक्षा थी। वास्तविक विकास और उन्नति के बारे में वो क्या जानता था? बाबा जी का ठुल्लू। माया का मानना था कि मयंक को मार्शल आर्ट सेक्शन में ही किताबें देखनी चाहिए थी, ताकि वो अपनी फिटनेस पर काम कर सके। इरावती ने अपना ख्याल, कोई भी जादूगर मार्शल आर्ट्स के विकास पर अपना समय बर्बाद नहीं करता था। मयंक इन बातों से खुद को परेशान नहीं करना चाहता था, लेकिन माया यहीं रुकने वाली नहीं थी। वो आगे बढ़ी और बोली, मेरी एक और बात सुन लो। तुम वापस वहीं जाओगे जहां से तुमने शुरुआत की थी। और पहली रैंक कैसे ले आए तुम? कोई मजाक है क्या? एक बार हारने वाला हमेशा हारता है। लूजर हो तुम, लूजर। और मैं तो कल के लिए इंतजार ही नहीं कर सकती जब तुम सारी यूनिवर्सिटी के सामने अपनी बेवकूफी फिर से साबित करोगे। मयंक ने अपनी दोनों बुक्स इशू कराई और लाइब्रेरी से बाहर निकल गया। उसके जाने के बावजूद लाइब्रेरी के अंदर उसी के बारे में बातचीत चल रही थी, और ज्यादातर लोग उसके द्वारा ली गई दोनों किताबों के बारे में ही गप्पे लगा रहे थे। एक तरफ उसने रिलीज ऑफ द ड्रैगन पावर जैसी खतरनाक किताब ली थी, और दूसरी तरफ मार्शल आर्ट्स और जादू जैसी आसान सी किताब। ये कॉन्ट्रास्ट सभी स्टूडेंट्स को बहुत फनी लगा। इरावती ये सब चुपचाप देखती और सुनती रही। उसके पास कहने के लिए कुछ भी नहीं था। भले ही आज मयंक उसे देखकर मुस्कुराया था, फिर भी वो महसूस कर सकती थी कि उन दोनों के बीच में एक अनदेखी लाइन खिंच चुकी थी, जो उन्हें अब एक दूसरे से अलग कर रही थी। मयंक ने बिल्कुल वही किया था जो इरावती ने उससे करने के लिए कहा था, लेकिन फिर भी न जाने क्यों इरावती के दिल में एक अजीब सी बेकरारी और बेचैनी बनी हुई थी।
ड्रैगन पावर की रिहाई और मार्शल आर्ट्स और जादू। कौस्तुभ इन दो किताबों को अपने दोस्त मयंक के हाथ में देखकर हैरान रह गया। उसने हैरानी से मयंक से पूछा कि क्या वो दोनों कलाओं में अपने आप को विकसित करने की कोशिश कर रहा था और शुरुआत मार्शल आर्ट से कर रहा था। मयंक ने उसके सवाल का जवाब देते हुए कहा कि बिल्कुल सही बात थी, क्योंकि जादूगरों को अपने तत्वों की ताकत, जो उन्हें सहज रूप से जन्म के साथ उपहार के रूप में मिलती थी, उसके साथ साथ मार्शल आर्ट सीखना भी जरूरी होता था, क्योंकि इससे उनकी ताकत कई गुना बढ़ जाती थी। स्वाभाविक रूप से खुद को मिली ताकतों को मयंक किसी भी तरह से बर्बाद नहीं कर सकता था। अपने दोस्त कौस्तुभ के चेहरे पर हैरानी देखकर मयंक ने उससे कहा, मार्शल आर्ट को चुनने का मेरे पास एक बहुत सॉलिड रीजन है, और वो ये है कि मैं जिस लेवल का टोना टोटका अभी कर सकता हूँ वो काफी नहीं है। मेरा जादू अभी पर्याप्त शक्तिशाली नहीं है। ये बहुत बेसिक जादू है जो मुझे आता है, और एक जादूगर के रूप में अभी मैं अपनी पूरी क्षमता का उपयोग करने में सक्षम नहीं हूँ। इसलिए मार्शल आर्ट्स की नॉलेज मेरे लिए बहुत जरूरी है। कौस्तुभ ने उससे पूछा, तो फिर वो मार्शल आर्ट्स और जादू शीर्षक वाली किताब क्यों लेकर आया था? और इसके जवाब में मयंक ने उसे बताया कि हर चीज के लिए पहले से तैयार रहना अच्छा होता है। इतना कहकर मयंक ने उसे एक रहस्यमयी मुस्कान दी, और उसने ये भी कहा कि इस किताब के जादू बहुत सरल और आसान थे, और उन्हें सीखने में मयंक को ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। कौस्तुभ ने और कोई सवाल न करते हुए अपना सिर हिलाया। मयंक आगे बोला, उस लोमड़ी की शायद हमेशा की तरह वाद विवाद प्रतियोगिता में कोई दिलचस्पी नहीं है, और वो शायद इस बार भी भाग नहीं लेगी। यदि वो ऐसा नहीं करती है तो मैं बिना किसी शक और कंपटीशन के क्वार्टरली परीक्षा की हर प्रतिस्पर्धा में अपने आप फर्स्ट आने के करीब पहुंच जाऊंगा, और मैं अपनी परफॉर्मेंस अच्छी देने के लिए पूरी कोशिश भी करूंगा। ठीक है, ये कहकर कौस्तुभ अपनी जगह पर बैठ गया। अगर मयंक यही चाहता था तो उसे यही करना चाहिए था। वो पहले ही ब्रिलियंस लिस्ट में पहले स्थान पर आ गया था। अगर वो कल सबसे ऊपर के पायदान पर पहुंच गया, यानी सबसे ज्यादा नंबर ले लिए, तो निश्चित रूप से पूरी परीक्षा में फर्स्ट पोजीशन मयंक की होने वाली थी। कौस्तुभ को यह कहकर कि वो अपनी क्षमताओं का विकास करने के लिए जा रहा है, मयंक अपने कमरे के पीछे बरामदे वाले हिस्से में जाकर बैठ गया, और वहां उसने ड्रैगन पावर की रिहाई वाली किताब को खोलकर पढ़ना शुरू किया। किताब के शब्दों और चित्रों को देखकर उसने अपनी आंखें बंद कर ली, और कुछ सेकंड के बाद एक कर्कश शोर हुआ। अगले ही पल मयंक बिजली की चमक से घिरा हुआ था, और उसका तेज बढ़ता ही जा रहा था। भयानक बिजली उसके पूरे शरीर में घूम रही थी। मयंक ने अपने दिमाग में ड्रैगन को इमेजिन किया, जो जोर से दहाड़ रहा था और नाच रहा था। इसकी आभा बहुत ज्यादा चमकीली और शक्तिशाली थी। मयंक के पूरे शरीर में थंडर एंड लाइटनिंग जैसा कुछ हो रहा था। उसकी आध्यात्मिक शक्ति ने धीरे धीरे खुद को एक आकार देना शुरू किया, और धीरे धीरे उसके सिर के ठीक ऊपर एक ड्रैगन की आकृति बनने लगी। यह आकृति उसके शरीर से ऊपर की तरफ आती हुई। ये सच था, लेकिन बिल्कुल अविश्वसनीय सच। आज इससे पहले जिन्होंने भी ड्रैगन पावर रिलीज करने की कोशिश की थी या इस शक्ति का अपने अंदर विकास करने का प्रयास किया था, वो ड्रैगन के रूप को दोहराने में पूरी तरह से नाकाम रहे थे। लेकिन मयंक ने यह आसानी से कर लिया। उसके लिए ये जैसे कोई बड़ी बात नहीं थी। किताब के अलग अलग चैप्टर्स को पढ़ते हुए मयंक ने अपने दिमाग का पूरा फोकस ड्रैगन की मूवमेंट पर लगा दिया, और जिस तरह से एक ड्रैगन दहाड़ता है, मुंह से आग निकालता है, हिलता डुलता है, वो सारी की सारी बातें उसने अपने दिमाग के अंदर होती हुई महसूस की। उस ऊर्जा से जैसे उसका पूरा शरीर चार्ज हो गया, और ये बिजली उसकी नसों, शरीर के अंगों, हड्डियों और खून से होती हुई गुजर रही थी। ये उसके शरीर के हर हिस्से में फैल चुकी थी, और इससे मयंक का चेहरा पहले चमकीला लाल, फिर एकदम सफेद हो गया। ऐसा लग रहा था कि जैसे उसे बहुत दर्द हो रहा है। बार बार उसके मुंह से एक कराह निकल जाती थी। ड्रैगन पावर को रिलीज करना अपने आप में एक बहुत मेहनत भरा, मुश्किल और साथ साथ खतरनाक अभ्यास था, क्योंकि ये करने वालों के शरीर पर भी भारी असर डालता है। ये इसलिए किया जाता है ताकि आप अपने शरीर को एक ड्रैगन की तरह महसूस करके ड्रैगन की एक्टिविटीज को दोहरा सकें और अपना शरीर ड्रैगन की तरह बना सकें। मयंक का ये अभ्यास सत्र पूरा दिन
और पूरी रात चलता रहा। और अगले दिन जब सूरज निकला तो मयंक अभी भी ड्रैगन पावर रिलीज करने की रणनीति अपने अंदर विकसित कर रहा था। उसकी हरकतें बहुत तेज और शक्तिशाली हो गई थीं। उसके आसपास का पूरा वातावरण उसके शरीर से निकलने वाले प्रकाश से जगमगा उठा। उसके शरीर के चारों तरफ रोशनी से बना हुआ एक ड्रैगन था, जो कभी कभी एक असली ड्रैगन जैसा भी दिखता था। तभी मयंक ने ड्रैगन की तरह ही एक दहाड़ लगाई। ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई ड्रैगन कैद से आजाद हो गया हो। उसने हवा में एक मुक्का चलाया तो दूर एक आवाज सुनाई दी और सामने की तरफ एक दीवार भरभरा कर गिर गई। कौस्तुभ भागता हुआ घटनास्थल पर पहुंचा और उसकी नजर मयंक पर पड़ी। मयंक को देखते ही उसके मुंह से निकला, अद्भुत! अरे यार, तुमने तो मार्शल आर्ट्स की कलात्मकता की अवधारणा पूरी की पूरी हासिल कर ली है। अब तुम मार्शल आर्ट्स के साथ साथ स्पिरिचुअली भी ग्रो कर रहे हो और छठा चक्र पार करके 7वें चक्र में प्रवेश कर चुके हो। मयंक ने मुस्कुराकर कहा, हाँ, मैं 7वें चक्र पर प्रवेश कर चुका हूं, लेकिन ऐसा लगता है कि वो सामने वाली दीवार ठीक करवाने के लिए हमें किसी को लाना होगा। अगर कोई पूछे तो तुम यही कहना कि तुम अभ्यास कर रहे थे और तुमने उसे तोड़ा। कौस्तुभ ने मयंक को अविश्वास से देखा और बोला, दोस्त हूं तुम्हारा, तो इसका मतलब मुझे चलती हुई बस के नीचे धक्का मार दोगे क्या? मयंक ने हंसकर कहा, बेशक, और फिर वापस अपने कमरे में चला गया। वो पसीने से लथपथ था और उसे आज की परीक्षा की शुरुआत से पहले नहाना भी था। कुछ ही देर में छात्रावास के आंगन में काफी दिन चढ़ाया था। सूरज की किरणें पूरे के पूरे हॉस्टल और यूनिवर्सिटी प्रांगण पर चमचमाने लगीं, जिससे यूनिवर्सिटी की ऐतिहासिक इमारत एक सुनहरी चमक से ढक गई। यूनिवर्सिटी के बाहर फिर से भीड़ लगनी शुरू हो गई। बीते हुए कल की तुलना में आज बहुत ज्यादा संख्या में लोग खड़े थे। क्वार्टरली परीक्षा को 2 खंडों में विभाजित किया जाता था, एक लिखित परीक्षा और लक्ष्य था क्वार्टरली परीक्षा में कोई रैंक स्कोर करना। हालांकि यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में मयंक आता जाता नहीं था, फिर भी इरावती थोड़ी चौकन्नी थी। कुछ ही पलों में उसने किताबें खोलकर पढ़ना शुरू कर दिया। मयंक ने चक्रों को जागृत करने और फ्री मेडिटेशन के अलावा कभी किसी मार्शल आर्ट का अभ्यास नहीं किया था और न ही वो कोई मंत्र तंत्र जानता था। मयंक जानता था कि कल की परीक्षा में उसे युद्ध में भाग लेना पड़ेगा और अगर वो केवल औसत दर्जे के युद्ध कौशल दिखाएगा तो उसे बहुत ज्यादा शर्मिंदगी होगी। वो ऐसा होने नहीं दे सकता था। आखिरकार उसने लिखित परीक्षा में फर्स्ट पोजीशन प्राप्त की थी। वो जानता था कि यूनिवर्सिटी में बहुत से स्टूडेंट इंतजार कर रहे थे कि वो गलत हरकतें करके खुद को बेवकूफ साबित करे और बुरा परफॉर्म करे। लाइब्रेरी के पहले तल को 2 भागों में बांटा गया था। इसमें एक तरफ मार्शल आर्ट से संबंधित किताबें थीं और बाकी आधे हिस्से में विभिन्न परफॉर्मिंग आर्ट्स से जुड़ी हुई। मयंक ने पहले परफॉर्मिंग आर्ट्स वाले सेक्शन की तरफ अपने कदम बढ़ा दिए। दोनों भागों में अंतर सिर्फ इतना था कि एक हिस्से में अच्छा होने के लिए आपको किताबी नॉलेज के साथ साथ अपनी शारीरिक क्षमताओं को भी बढ़ाना पड़ता था और बहुत मेहनत करनी पड़ती थी, जबकि दूसरे हिस्से को साधने के लिए किसी भी स्टूडेंट को अपने आईक्यू और इंट्यूशन पर काम करना होता था। जब मार्शल आर्ट्स की प्रैक्टिस करने वाले स्टूडेंट कला और उससे जुड़े विभिन्न पक्षों को समझने में सक्षम हो जाते थे तो वो एक लेवल आगे पहुंच जाते थे। हालांकि जादूगरों को इन ऊर्जाओं को देखने के लिए अपनी क्षमताओं का उपयोग करना पड़ता था। इसके साथ ही उन्हें अपनी जादुई ताकतों, आध्यात्मिक शक्ति, किताबों में पढ़ी और सीखी गई जानकारी और प्रैक्टिस की गई चीजों में एक परफेक्ट बैलेंस बनाना होता था। नालंदा यूनिवर्सिटी को अपने आधिकारिक शिष्य की तलाश थी। अगर कोई भी स्टूडेंट अपने 18वें जन्मदिन से पहले अपने 7 चक्र जागृत करके पंच तत्वों की शक्तियों को भी हासिल कर लेता था तो उसे अपनी पसंद का क्लब चुनने की छूट मिलती थी। और अगर कोई स्टूडेंट कौस्तुभ की तरह एक साथ 2-2 विषयों को संभालने में सक्षम होता था तो उसे ऐसा भी करने दिया जाता था। भले ही पुस्तकालय में बहुत ज्यादा लोग नहीं थे, लेकिन फिर भी जितने भी लोग वहां पढ़ाई कर रहे थे सबका ध्यान मयंक पर था। लिखित परीक्षा के परिणामों ने मयंक को सुर्खियों में ला दिया था और इसके अलावा शाश्वती ने जो कातिल मुस्कान उसे दी थी उसके कारण ये लुटा सा रहने वाला स्टूडेंट अभी बहुत सी नजरों में हीरो बन चुका था। एक ऐसा हीरो जिससे सब जल रहे थे।
किसी भी स्टूडेंट को मयंक की आध्यात्मिक जागृति के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। इसलिए अफवाह थी कि वो मूलाधार चक्र पर ही फंसा हुआ था। सभी स्टूडेंट सोच रहे थे कि अगर ऐसा था तो फिर वो यहाँ पर मार्शल आर्ट्स की किताबों में अपना सिर क्यों खपा रहा था। पर मयंक चुपचाप किताबें खोलकर जानकारी लेने में जुटा हुआ था, जैसे वो अपने लिए कोई खास साधना अभ्यास खोजने की कोशिश कर रहा है। थोड़ी देर बाद मयंक एक बड़े रैक के सामने रुक गया और उसमें से एक किताब निकालकर उसे बहुत इंटरेस्ट के साथ उलटने पलटने लगा। इस किताब में ड्रैगन्स के बारे में जानकारी थी। ड्रैगन्स की क्या क्या शक्तियां होती हैं, उन्हें कैसे बस में किया जा सकता है, और विभिन्न योद्धाओं के संस्मरण भी थे जिन्होंने ड्रैगन्स का सामना किया था। ये एक तरह से अपार शक्ति की अभ्यास पुस्तिका थी। इसका अभ्यास करने वालों का शरीर बहुत ताकतवर और अनियंत्रित रूप से शक्तिशाली और भयंकर था। मयंक ने खुद को समझाते हुए कहा, इतना ज्यादा व्यायाम बहुत कठोर भी होगा, लेकिन शक्तिशाली भी बनाएगा। जो किताब मयंक के हाथ में आई थी, ऐसा लग रहा था कि वो उससे संतुष्ट था। उसने किताब बंद कर दी और वापस जाने के लिए तैयार हो गया। एक कर्मचारी ने उत्सुकता से उससे पूछा, क्या तुम ड्रैगन पावर और उसकी रिहाई पर काम करने के बारे में सोच रहे हो? मयंक ने हंसते हुए पूछा कि इसमें कोई समस्या थी क्या? कर्मचारी ने अपनी हंसी को छिपाने की कोशिश करते हुए कहा, नहीं नहीं, तुम्हारे लिए ये किताब बिल्कुल परफेक्ट है। तुम यही सब्जेक्ट चुनो और इसी पर अपनी प्रस्तुति देना। सेनापति को देखा तो उन्होंने अपनी मर्जी से इनके लिए सम्मान के साथ रास्ता बना दिया ताकि ये प्रवेश द्वार से आसानी से अंदर आ सकें। शूरवीर शहर के संरक्षक थे। नालंदा ही नहीं बल्कि आसपास के कई शहरों के लोग इन शूरवीरों का सम्मान करते थे, क्योंकि ये उनकी सीमाओं के प्रहरी थे। शूरवीरों के सेनापति जनरल बलदवा की बेटी यूनिवर्सिटी की छात्रा थी और लोग कयास लगा रहे थे कि शायद वो अपनी बेटी की परफॉर्मेंस देखने के लिए आज यहाँ आए थे। कुछ लोगों का ये सोचना था कि वो शायद यूनिवर्सिटी की प्रतिभाओं की जांच करने के लिए यहाँ आए थे। आम राय थी कि यूनिवर्सिटी के युवा छात्रों में से कुछ आगे चलकर भविष्य में शहर के प्रहरी दल में भी शामिल होंगे। जनरल बलदवा भी कभी इस यूनिवर्सिटी के छात्र थे। जल्द ही तुरही और नगाड़ों की गगनभेदी आवाज के साथ शूरवीरों के दल ने यूनिवर्सिटी में प्रवेश किया और इनके पीछे पीछे एक बहुत सजी धजी सैनिक टुकड़ी ने भी यूनिवर्सिटी में प्रवेश किया। सुनने में आया कि शहर के मेयर भी इस एग्जाम को देखने के लिए आ रहे थे। दरअसल हर साल मेयर के इस वाद विवाद प्रतियोगिता को देखने आने से ये बात साल दर साल साबित हो जाती थी कि ये प्रतियोगिता कितनी महत्वपूर्ण थी और मेयर साहब भी इस यूनिवर्सिटी को कितना महत्व देते हैं। ये साल भी कोई अपवाद नहीं था। जल्द ही उनकी कार यूनिवर्सिटी के कैंपस के अंदर प्रवेश कर गई। फ्रेंड्स का यह भी कहना था कि ड्रैगन पावर की रिहाई वाला सब्जेक्ट बहुत ज्यादा धांसू है और लिखित परीक्षा में नंबर 1 पर आने वाले स्टूडेंट के लिए ये परफेक्ट चॉइस थी। सभी स्टूडेंट जानते थे कि जिसकी बात की जा रही है वो मयंक है और वो कभी भी कोई आखिरकार कुछ स्टूडेंट्स इस बात को देखकर बहुत ज्यादा उत्साहित थे कि शहर के आधे से ज्यादा बड़े बड़े लोग उनकी यूनिवर्सिटी के कैंपस में थे और इंटेलिजेंट स्टूडेंट ये सोचकर खुश थे कि अगर शहर के जाने माने लोगों की नजर उन पर पड़ेगी तो फ्यूचर में उनके लिए अच्छे मौके अपने आप बन जाएंगे। यूनिवर्सिटी के मैदान के अंदर स्टूडेंट्स वाली सीटें खचाखच भर चुकी थीं और एक भी सीट खाली नहीं थी। ज्यादातर स्टूडेंट्स यहाँ पर केवल वाद विवाद प्रतियोगिता को देखने के लिए आए थे। यूनिवर्सिटी का एक सख्त नियम यह भी था कि लिखित परीक्षा में क्वालिफाई करने वाले ही बहस में शामिल हो सकते हैं। इस नियम को ज्ञान के महत्व को दर्शाने के लिए प्लान और डिजाइन किया गया था। मयंक दर्शक दीर्घा में अपने पापा के पास पहुंचा और जाकर उनसे पूछा कि क्या उसके कोच यानी उसके गॉडफादर नहीं आएंगे, और उसके पिता ने उससे बताया कि वो नहीं आ सके थे, लेकिन उन्होंने मयंक के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं और आशीर्वाद भेजे थे और साथ ही गुरु मंत्र भी। जब मयंक ने पूछा कि वो गुरु मंत्र क्या था तो उसके पिता हर्षवर्धन बोले, सबसे पहली सीख ये है कि चाहे कोई भी परिस्थिति क्यों ना हो,
तुम्हें अपने दिमाग की शांति बनाए रखनी है। दूसरी सीख ये है कि जब तक तुम बिल्कुल निराश और हताश ना हो जाओ, तब तक अपनी सारी शक्ति अपने ओपोनेंट को मत दिखाना। मयंक ने अपने पिता से कहा कि उसे उनकी बात समझ में आ चुकी थी और उसके बाद उसने अपने पास खड़े कौस्तुभ को देखते हुए अपने पिता से पूछा कि क्या कोच ने कौस्तुभ के लिए कुछ नहीं कहा। हर्षवर्धन ने कौस्तुभ को देखकर मुस्कुराते हुए कहा कि केवल कोच ही नहीं बल्कि हर्षवर्धन का भी ये कहना था कि यूनिवर्सिटी में अच्छे नंबरों से पास होकर एक बड़ा अधिकारी बनने के बाद कौस्तुभ को हर समय पढ़ाई करते रहने या काम में फंसे रहने की जरूरत नहीं थी। जब भी उसका मन करे घर आने के लिए उसका स्वागत था। जरूर, मयंक ने कहा, लेकिन वो थोड़ा सा निराश लग रहा था। चलो लड़कों, आज चमकने का आपका समय है। हर्षवर्धन हंसे और दोनों लड़कों को जाने दिया। वे एक साथ अखाड़े के लिए निकले। उन्हें जाते हुए देखकर हर्षवर्धन को खुशी हुई कि वे आखिरकार बड़े हो गए थे। शौर्य प्रताप भी अपनी बेटी के साथ बात कर रहे थे। तुमने इस लिखित परीक्षा में प्रतिभा की सूची में अपना नाम बनाया है और तुम्हारे पास अग्नि तत्व की शक्ति है। इसके अलावा तुम पहले से ही छठे चक्र की जागृति पर काम कर रही हो। घबराओ मत, बस अपने लिए लड़ो। ठीक है पापा। इतना कहकर इरावती ने थोड़ा सिर हिलाया और दूर से ही मयंक को देखा। जैसे ही उसने चलना शुरू किया, उसे अचानक एक छोटा सा एहसास हुआ कि ये आज वाला मयंक हमेशा वाले मयंक से बहुत अलग था। उसने सोचा कि आज उसके साथ कोई चमत्कार होगा। कुछ दूरी पर नंदा परिवार के सदस्य भी एक साथ बैठे थे। रोशन लाल ने वाद विवाद के मॉडरेटर और जज की ओर देखा और आकाश से कहा, इस बहस में कुछ लोग बहुत कमाल कर रहे हैं। अगर शाश्वती आज भाग नहीं लेती है तो तुमको अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना होगा और बाकी सभी को हराना होगा। क्या तुम समझ गए? जी बड़े पापा, आकाश ने कहा, क्योंकि उससे पूरा भरोसा था कि वो जीतेगा। इस बहस के लिए दो जज थे, जगमोहन डोगरा, मार्शल आर्ट्स क्लब में तलवारबाजी क्लब के निदेशक, और रोमिल निदुम्बरम्बिल, जादूगरी क्लब के निदेशक। वे मैदान के बीच तक गए और भीड़ को देखा। अचानक रोमिल निदुम्बरम्बिल ने कहा, जो लोग लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हैं वे आज बहस में हिस्सा लेंगे। मुझे विश्वास है कि आप लोग नियमों को स्पष्ट रूप से जानते हैं। अब सभी प्रतिभागी कृपया प्रवेश करें। छात्रों ने विभिन्न दिशाओं से अखाड़े में प्रवेश करना शुरू कर दिया। तभी इन स्टूडेंट्स के बीच में शाश्वती दिखाई दी तो उसने स्वतः ही अधिकांश भीड़ का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लिया। वो बहुत खूबसूरत और प्रतिभाशाली थी। दुर्भाग्य से उसने हमेशा क्वार्टरली परीक्षा में लड़ने से इनकार कर दिया था। उसने केवल अपनी प्रतिभा और स्तर पर परीक्षा ली, लेकिन कभी भी वाद विवाद परीक्षा की लड़ाई में शामिल नहीं हुई थी। एक लड़की बोली, शाश्वती ने कल अपनी पहली विफलता तक लगातार 2 साल तक हर परीक्षा दी थी और उसने फिर भी बहस में शामिल होने से आज तक इनकार ही किया। क्यों किया होगा ऐसा? एक दूसरा स्टूडेंट बोला, मुझे लगता है कि उसे विश्वास था कि वो अब तक इस प्रतियोगिता में भाग लेने वालों के मुकाबले बहुत अच्छी थी। किसी को खुद से बहस करने लायक समझती नहीं होगी। वैसे मानना पड़ेगा, क्या अहंकार है। फिर बहुतों ने मयंक को देखना शुरू कर दिया। जो लोग आधिकारिक छात्र नहीं थे वे इस बार मयंक के असफल होने की उम्मीद कर रहे थे। वो सब ये मानते थे कि मयंक के पास बचने का कोई तरीका नहीं है। उन लोगों में निश्चित रूप से समीर और कार्तिक भी थे। वे दोनों उसकी विफलता की प्रतीक्षा कर रहे थे। इरावती आकाश ने देखना, आज वो फिर से असफल हो जाएगा। परीक्षा पास करने के बावजूद भी अपने चक्र जागृत न कर पाने के कारण उसे यूनिवर्सिटी से सस्पेंड कर दिया जाएगा। सोचो कितना मजा आएगा ये सब देखकर। ज्यादातर लोग वैसा ही सोच रहे थे जैसा कि आकाश सोच रहा था। उन सभी का मानना था कि भले ही मयंक ने लिखित परीक्षा पास कर ली थी, लेकिन फिर भी ये किसी काम का नहीं था, क्योंकि वो 2 साल से मूलाधार चक्र पर ही फंसा हुआ था। किसी भी मार्शल आर्ट्स के स्टूडेंट के लिए इन 7 चक्रों को जागृत करके पंच तत्वों की शक्तियों को हासिल करना जरूरी था, और ये फिसड्डी तो अभी पहली ही सीढ़ी पर फंसा हुआ था। इरावती को याद आया कि उसने कल पुस्तकालय में मयंक को देखा था और कैसे उसने उसके बारे में कुछ अजीब महसूस किया था। फिर उसने
इस विचार को अपने दिमाग से निकाल दिया। समीर भी कहां पीछे रहने वाला था। उसने जैसे ही मयंक को देखा, उसे चिढ़ाते हुए उससे पूछा, मैंने सुना है कि कल तूने लाइब्रेरी से 2 किताबें इशू करवाई, मार्शल आर्ट्स के लिए ड्रैगन पावर की रिहाई और टोने टोटके सीखने के लिए मार्शल आर्ट्स और जादू। लाइब्रेरी से सभी स्टूडेंट्स समय समय पर किताबें इशू कराते थे, लेकिन मयंक के द्वारा इन 2 किताबों के इशू कराए जाने पर यह बात पूरी यूनिवर्सिटी में जंगल की आग की तरह फैल चुकी थी। एक और स्टूडेंट ने मयंक को ताना मारते हुए कहा, अरे यार, वो हमारा लिखित परीक्षा का चैंपियन है, इसीलिए तो उसका टेस्ट इतना अलग और हटके है। इतना सुनते ही मार्शल आर्ट्स क्लब और जादू टोना और परफॉर्मिंग आर्ट्स क्लब के स्टूडेंट ठहाके लगाने लगे। किसी को भी यकीन नहीं था कि मयंक कभी इतने मुश्किल सब्जेक्ट को सीख सकता है। सबको लग रहा था कि वो कितना बड़ा बेवकूफ है और इसीलिए वो उस पर हंसे जा रहे थे। तभी समीर ने अपनी बात जारी रखते हुए मयंक को नीचा दिखाने के लिए कहा, मैं इन दोनों किताबों की शक्ति को एक्सपीरियंस करना चाहता हूं, इसलिए मुझे डर है कि तुम्हें यूज करने से पहले ही इन्हें वापस रिटर्न करना पड़ेगा। समीर मन ही मन सोच रहा था कि कल की लिखित परीक्षा में मयंक ने सफलता प्राप्त करके उसकी बेइज्जती की थी और आज की प्रतियोगिता में वो मयंक को हराकर उसे बुरी तरह से अपमानित करेगा। बल्कि वो ही क्यों, मयंक के सामने तो जिस किसी स्टूडेंट को भी खड़ा किया जाएगा वो मयंक को आसानी से हरा देगा। उनमें से ज्यादातर स्टूडेंट इंतजार कर रहे थे कि मयंक खुद ही अनाउंस कर दे कि वो वाद विवाद प्रतियोगिता में भाग नहीं लेने वाला था। लेकिन परीक्षा के चैंपियन के लिए वाद विवाद सत्र छोड़ना इतना अपमानजनक होता है, ये सभी जानते थे। बावजूद इसके कहीं ना कहीं ये सब स्टूडेंट्स यही सोच रहे थे कि अगर मयंक ने अपना नाम वापस नहीं लिया तो क्या होगा। जब कमजोर स्टूडेंट्स के दिमाग में ये चिंता पैदा होती